जो 27 गोलकीपर्स हैं प्लस हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग आए हैं। तो ये एक्सपीरियंस शेयरिंग का सेशन है जिसमें हम अपने काम के बारे में और साझा करेंगे। सबको नमस्ते। बहुत खुशी लगा। मैं तो काफी थैंक्स होगा यूरोपी को और हमारा उत्तराखंड सरकार का प्लानिंग डिपार्टमेंट को और जो सेंट्रल पर सीपीजी जी को। हम सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड में 2013 से 2 डिस्ट्रिक्ट में जनपद में काम कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग और चामोली में। हम हेल्थ, लाइवलीहुड और एनवायरमेंटल सेवा इंटरनेशनल काम कर रहे हैं। बेसिकली हेल्थ पर जो कम्युनिटी हेल्थ में और जो इंटीरियर के जो जहाँ से हेल्थ फैसिलिटी। तो 2007 से मैंने अपना पॉली हाउस का स्टार्ट किया। पहला पॉली हाउस मैंने 2007 के आसपास लगाया और 2011 तक जितनी मैं जमीन खरीद सकता था, जो पॉली हाउस लगा सकता था, फ्लोरिकल्चर से स्टार्ट किया। फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन बनाई, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया। जितने पॉली हाउस वाले थे उनको साथ में लिया। जो 70 रुपये पेटी दिल्ली की जाती थी उसको 30 रुपये में लिया, मीडियम परचेज किया। फर्टिलाइजर वगैरह सब में जो सुख दुख सब पॉली हाउस वाले सब एक साथ बांटे। फिर मुझे लगा कि इसमें और बढ़ने की जरूरत है, तो हर काम में टीम काम करते, कोई ना कोई काम अकेला नहीं कर सकता। तो मेरे 4 मामा हैं, उसको सबको साथ लिया और उत्तर भारत का और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पॉली हाउस का प्रोजेक्ट डाला। करीब 200 बीघे में हम लोगों ने पॉली हाउस डाला और वो भी उसमें इतनी मेहनत की कि वो बंजर क्षेत्र था, उसमें मिट्टी थी, उसमें 3000 ट्रॉली मिट्टी डाली और वो मिट्टी डाली तो वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और उसमें हमने फ्लावर से शुरू किया, बहुत प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छा काम किया। और पहले प्लांट मैं आशीष कुमार, एमडी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। ये मशरूम प्लांट है हमारा, जो बिजनौर क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में चला रहे हैं, जहाँ पे इस तरह के प्लांट की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, बहुत गरीबी है वहाँ पे। लोगों को रोजगार का कोई साधन नहीं था, सरकारी योजनाएं पहुँचती हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इतनी तक नहीं पहुँच पाती। तो ये फिर 2015 में जब फ्लोरिकल्चर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला तो उसके बाद लगा कि अब ये बहुत हो गया, अब कुछ और करना चाहिए। तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो फिर हमने मशरूम में मेरा इंटरेस्ट था। मैं जिन लोगों से मिला उन्होंने मुझे सबने 70 से 80% लोगों ने नेगेटिव किया, बहुत बीमारी आ जाती है, नहीं कर पाओगे। फिर 2017 से हम लोगों ने मन बनाया, मेरे परिवार ने और मैंने, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लगाना शुरू किया 2017 में। 2018 में हम लोग प्रोडक्शन में आए। प्रोडक्शन शुरू में हमारा 1 टन पर डे के आसपास था। धीरे धीरे हम लोगों ने जो अपना प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया। उसी प्लांट से हम लोग 2.5 टन के आसपास प्रोडक्शन पे आ गए। फिर मशरूम का जो बीज था हम दूसरे लोगों से खरीदते थे, दूसरे प्लांट वालों से खरीदते थे। हमें डाउट रहता था कि वो शायद अपने लिए अच्छा बीज यूज करते हैं, हम लोगों को अच्छा बीज नहीं देते। फिर हम लोगों ने अपनी स्मॉल लैब लगाई। हम लोग गुड्डा वाला क्षेत्र, जो बिल्कुल धार क्षेत्र, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ के जो लड़के जो मुंबई में, दिल्ली में जगह जगह जॉब करते थे, उनको वापस लेके आए। उनको मेरे फादर टेक्निकल, उन्होंने उनको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद हमने अपनी स्मॉल लैब लगाई और उससे हम लोग जो बीज बना रहे हैं वो और प्लांटों को भी दे रहे हैं और प्लांट पे हम लोग वो सारा मटेरियल यूज कर रहे हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं। फिर हमें लगा कि मशरूम का प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए, भारत में बहुत स्कोप है और उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो फिर हमने इसका एक्सपेंशन किया 2019 में। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, मेरे फादर ने पूरा टेक्निकल अप्रोच से हम लोग देखे हैं, पूरा प्लांट हम लोगों ने साइड पे बनाया। ये पहला प्लांट है जो मेड इन इंडिया है, टोटली हम लोगों ने इसको साइड पे बनाया। आज की डेट में हमारा जो प्रोडक्शन है 4.5 से 5 टन के आसपास है। और मैं सारी कॉर्पोरेट बिग बास्केट, डोमिनोज, जुबिलेंट सबको, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बुरा वाला क्षेत्र में इन लोगों को हम लोग वहाँ लेके आ पाएंगे। और आज बहुत अच्छा हम लोग इसमें काम करें। फिर लगा कि जो मशरूम है साल में 3 या 4 महीने ऐसे आते हैं जब मशरूम दिखता नहीं है, तो हमें एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत थी। तो अभी परसों इन लोगों ने बहुत बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किया है विद सोलर है वो। और मैं सीएम साहब को भी उसमें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए। मैं आज भी मैंने उनको बोला, वो इस तरह का प्लांट है जैसे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट करके प्रधानमंत्री जी योजना चल रही है, उसमें हरिद्वार को मशरूम के लिए लिया गया है। तो वो जो प्लांट है वो इतना बड़ा प्लांट है कि वो 2.5 टन मशरूम पर घंटा पैक कर देगा। अब वो मशरूम तो 3 या 4 घंटे की दिक्कत है, प्लांट में ऐसे लगाना था जो हम 12 महीने उसको फूड कर सके। तो अब हम लोगों ने एक नया शुरू किया। अब हम लोगों ने बेबी कॉर्न की खेती शुरू करी है, स्वीट कॉर्न की खेती शुरू की है। जो हमारे प्रधानमंत्री का, जो हमारे सीएम का विजन है कि छोटी क्रॉप हो, 2.5-3 महीने की क्रॉप्स है और उनको हम लोग बाईबैक गारंटी के साथ लगवा रहे हैं किसानों को। पहले मैंने खुद लगा के देखा कि उसकी आउटपुट क्या थी, ताकि मैं और लोगों को बता पाऊँ। तो उसकी आउटपुट ये है कि वो 1 डे के अंदर 3-3.5 क्विंटल के आसपास निकल रही है। तो 40 रुपये में हम लोग बाईबैक करने के लिए तैयार हैं। तो 12,000 रुपये तो उसका हो गया। जो घास है वो भी जानवर चेरी के लिए उग जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पर बीघा 46 रुपये के हिसाब से उसको बेचा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप बात है कि अब हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ही चाहते हैं। ये वो पूरा क्षेत्र है जहाँ पे
पूरा बिल्कुल खाड़ क्षेत्र है, इसमें मिट्टी भी हम लोगों ने बाहर से डाली है। पहली बार हम लोग सरकार को वहाँ पे लेके गए और सारा दिखाया। तो हमारी शिमला मिर्च इतनी टॉप क्वालिटी की है कि सूर्य या तो मिनिस्टर थे तो उन्होंने कोई हाइड्रोपोनिक्स के प्लांट करे, उन्होंने मुझे वहीं से कॉल किया कि इसकी जो क्वालिटी है हाइड्रोपोनिक्स के भी प्लांट के लिए। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत हर जहाँ पे भी मेहनत करेंगे उसका रिटर्न, जैसे सीएम साहब ने बोला, मेहनत का जो रिजल्ट है अभी आएगा या थोड़े टाइम बाद आएगा जरूर। अपने पंथनगर यूनिवर्सिटी का, सरकार का और हर गांव में जो पहाड़ के जो गांव है उनका ब्लॉक वाइज मीटिंग की जाए। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पहाड़ का उत्पादन बेकार जा रहा है, पहाड़ का उत्पादन बेकार जा रहा है, जब हम लोगों ने पहाड़ को स्टडी किया तो उसमें इतना सिट्रिक जो हमें चाहिए था वो है ही नहीं। माल्टा सब बोलते थे इतनी क्वांटिटी में नहीं है बड़ा प्लांट सर्वाइव कर सके। तो हमें इसको दो नजरिए से देखना पड़ेगा कि तो हमारे प्लांट में क्या अवेलेबल है, पहाड़ में क्या अवेलेबल है, उसको हम कैसे उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं आगे। दूसरा, हमारे जैसे प्लांट है उनको क्या चाहिए। अब जैसे बेबी कॉर्न है, सोनीपत और पानीपत में बहुत बड़े लेवल पे 500-600 से जो लोग बीघे में लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम है और सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास उनसे ज्यादा संसाधन है। हम अपने सीएम से, मिनिस्टर से बहुत इजीली मिल सकते हैं। हम दिल्ली से सिर्फ 2.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। पूरे भारत में जिस कॉस्ट पर हमें बिजली मिल रही है वो पूरे भारत में किसी को नहीं मिलती है। स्कीम्स हमारे यहाँ बहुत है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। जो मैंने अनुभव किया है वो सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं तो ये जो हम एक ग्रुप बनाए, ब्लॉक वाइज मीटिंग करेंगे, हर 1-1.5 महीने में पहाड़ में जगह जगह जाके करें। वहाँ पे अभी जैसे ऑलिव्स टीरी में होना शुरू हो गया है, या रेड पेपरिका है, या मैंने अभी कल हम लोगों ने चेरी का ऑर्डर किया, कश्मीर से चेरी। तो हम लोग जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वो प्रोडक्ट डेवलप करें और उनको ग्रोइंग करें और बाई बैक करें सारा। उन प्लांट, उत्तराखंड के प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पलायन की भी बहुत समस्या का मेरे ख्याल में समाधान होगा। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न तो खाली 1-2 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रोसेसिंग करके, कैनिंग करके मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू पे हम इसको लेके आ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आगे भी ऐसे जो अवार्ड फंक्शन होते हैं उनसे प्रोत्साहन मिलता है, हिम्मत बढ़ती है। और जैसे प्रोसेसिंग प्लांट चालू हो जाएगा तो 100-150 लोगों को और रोजगार मिलेगा। ये है जो हम लोगों ने लगाया, इसको सारा पूरा स्टडी किया। ये हमारे प्रोडक्शन हेड है और हम लोग अच्छा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जीवन में और अच्छा करें, सबको साथ लेके चलेंगे। धन्यवाद। ये प्रोडक्ट्स हैं जो एप्पल हमारे घर की के अंदर सीमित था, उसको हमने प्रोडक्ट्स में लाना स्टार्ट किया। तो जैसे ट्रे, कुशन कवर, फोल्डर, डायरीज, पेन स्टैंड और पोस्टर, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये तो मेरे ग्रुप की महिलाएं हैं, लेडीज हैं, लड़कियां हैं। ये चेरी एप्पल का लोगो है। चेरी एप्पल आज पूरे उत्तराखंड में जाना जाता है। बस कहते हैं कि किसी काम को सीखने की उम्र नहीं होती, कोई सोच नहीं होती। मेरा मानना यह है कि अगर मेरी आज माँ मुझे पुश नहीं करती तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं होती, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरा डायरेक्शन कुछ जगह दूसरी जगह पर डाल दिया था कि कंपटीशन की तैयारी करो। आप देख रहे होंगे कुछ ट्रेज वगैरह है हमारी जो बच्चे बनाते हैं। हमने डेली यूजेस पे भी एप्पल वर्क करना स्टार्ट किया है। आज इस बात की खुशी होती है कि हर फील्ड में लोग एप्पल को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं और हमको जितने भी उत्तराखंड से बाहर हैं वो हमारे आर्ट को पहचान रहे हैं, हमको उनसे जोड़ रहे हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमसे काफ़ी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हाथ की कला है और हाथ की कला हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम इस एप्पल को और इंटरनेशनल लेवल से भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ ही देशों में ही हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से आप मेरा सहयोग और मेरी टीम का सहयोग बना के रखेंगे। और मैं अपनी एसजीसी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आपने मुझे सुना, और पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं रीड से जो प्रतिनिधि आए हैं, रीड से जी, आपकी प्रेजेंटेशन है सर। को लेकर यह उद्देश्य प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत उन बच्चों का चिन्हांकन किया गया जो कि शिक्षा से वंचित रहे। इस कड़ी में मुख्य रूप से वन गुजर, जो कि आप लोग जानते हैं जंगलों में जो है दूध का व्यवसाय करते हैं, उनके बच्चे, टनकपुर नगर की मरीन बस्तियों में रहने वाले बच्चे चिन्हांकित किए गए और संस्था द्वारा अपने निजी प्रयासों से निःशुल्क शिक्षा केंद्र प्रारंभ किए गए। धीरे धीरे शिक्षा केंद्रों को उत्तरांचल बाल कल्याण परिषद की ओर से जो सहायता मिली, प्रति केंद्र 500 रुपये की सहायता उसमें हमको 2002 में मिलती थी। और धीरे धीरे यह जो केंद्र चलते थे, जो सरकार की एजुकेशन गारंटी स्कीम योजना से जुड़े और वहाँ पे नियमित विद्यालय भी बने और हमारे जो बच्चे जो इन केंद्रों में पढ़ाते थे आज वह सरकारी शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही ग्राम घेलाकोट टनकपुर के नजदीक है, चंपावत जिले में, वह गाँव जो है पूर्ण रूप से वंचित था। न लोगों के पास राशन कार्ड के कुछ नहीं था, मतलब
और केवल वो लोग जो वहाँ पे अपना निवास करते थे जंगल के बीच में, और चूंकि राजस्व भूमि थी, धीरे धीरे उनके लिए हमारे द्वारा जो हमारे माध्यम से उनकी बातों समस्याओं को आगे रखा गया, और वह गाँव जो आज अपने एक विकसित गाँव के रूप में जो है जाना जाता है, ग्राम बेलाकोट है बनमुसा के नजदीक में। इसी बीच में संस्था द्वारा वर्ष 2007 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया गया। हमारे साथी संस्थाएं पराज, मानव सेवा संस्थान गोरखपुर और CPATN करके एक नेटवर्क बना था हमारा, तो उस हम सब के माध्यम से जो है बनमुसा के में यह देखा गया कि नेपाल से जो महिलाएं और बच्चे जो है काफ़ी रूप से जो है कहीं न कहीं बहला के फुसला के लिए लाए जाते हैं। उनको हम कैसे जो है उनकी दिशा को बदलें, उनके गलत कार्यों की दिशा को बदलें, उस ओर हम लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ किया। 2007 से लेकर के 2010 तक मानव सेवा संस्थान गोरखपुर के माध्यम से हमने बनमुसा में अपना एक जो है पुनर्वास केंद्र शुरू किया था। उसके बाद 2010 से हमको भारत सरकार की जो उज्ज्वला परियोजना है उसमें हम उस परियोजना की हमको स्वीकृति प्राप्त हुई, और 2010 से लेकर अभी तक नियमित तौर पर वह एक परियोजना चल रही है। थोड़ी वित्तीय अनुदान की हमको दिक्कत जरूर आ रही है उसमें, पिछले 3-4 वर्षों का अनुदान हमको नहीं मिला है, लेकिन अपने निजी संसाधनों से संस्था द्वारा इस कार्य को जो है जारी रखा गया है। यह जो उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र है ये चंपावत जिले का और उत्तराखंड राज्य की पहली परियोजना है जो कि चंपावत जिले को स्वीकृति हुई थी। उसके बाद फिर हमको खटीमा में भी हमारी परियोजना स्वीकृति हुई थी, क्योंकि वित्तीय अनुदान की दिक्कत आती है, इसलिए हमारे द्वारा 2017 में खटीमा की परियोजना को रोक दिया गया मजबूरी बस। उसी बीच में 2018 के मध्य में चंपावत में चाइल्ड हेल्पलाइन का कार्य भी हमारे द्वारा किया गया, और कोविड काल में भी जो संस्था द्वारा लगभग 1500 राशन की, मेडिकल की, बाल उपहार आदि यह सब चीज़ें वितरित किए गए। और संस्था द्वारा यह भी देखा गया कि मानव तस्करी का जो हमारा जो मुख्य कार्य था वह अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, जैसे कि कहें कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा यह काम है। और लगभग 999 1000 में 999 कुल अभी हमारे द्वारा जब महिलाएं और बच्चे संरक्षित किए गए हैं। इसमें 668 महिलाएं हैं, 331 बच्चे हैं और उनको जो पुनर्वासित किया गया है। इसमें नेपाल प्रशासन को 744 महिलाएं और बच्चे पुनर्वासित किए गए हैं। भारतीय प्रशासन को 253 किए गए हैं, अन्य को 2 पुनर्वासित किए गए। एक तरफ यह देखा जा रहा था कि यह संगठन ने यह देखा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक तरफ तो हम लोग इतने काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ लोग मासूम महिलाओं बच्चों को जो है लालच दे करके अधिक पैसे की चाह में जो है गलत कार्यों में उनको डाल रहे हैं। उसके लिए हमारा कार्य ये अनुरोध जारी है और SDG टीम द्वारा जो है हमको इसके लिए चयनित किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 22 वर्षों में आज पहली बार हमको ऐसा मंच मिला है और खुद को भी हम संस्था के लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि आज जो हमने आप लोगों के माध्यम से इस मंच पे पहुंचे हैं। धन्यवाद। अब पेरीनाम टी से रिप्रेजेंटेटिव्स जो आए हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद कार्की, पिथौरागढ़ बेरीनाग एक खूबसूरत शहर है, उस जगह से आया हूँ। बेसिकली हमारा काम चाय पे है और जो चाय है हमने इसको सोचा कहीं ना कहीं पहाड़ की व्यवस्था और पहाड़ की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आज अगर हम पहाड़ के अंदर देखें, पूरे अपने पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को तरह तरह के नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो जंगली जानवर से है, चाहे वो लोकल एनिमल्स से है और बंदरों से, तमाम तरह के नुकसान आज उठाने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट्स की तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए हैं, पर जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ या जो उसकी वैल्यू के जो उसको पैसा मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। हम लोगों ने इस पर चाय का फोकस किया कि 90s-80s में जो हमारी बेरीनाग टी प्लांट जो हमारा शहर है उसके नाम से चाय बिकती थी, वो बंद हो गई थी। लंदन के वेयर हाउसेस में ये चाय काफ़ी फेमस थी, तो हमारा एक ये था कि हम एक्चुअली उस चाय पे क्यों आए कि बेरीनाग में अगर अंग्रेज जब चाय लाए थे तो उसका अरोमा और उसका जो टेस्ट है, उसका कलर है, वो इतना पसंद किया जाता था कि लंदन के वेयर हाउसेस में वो चाय उस समय जाती थी और कहीं ना कहीं इंडियंस को वो चाय उपलब्ध नहीं थी। हम लोगों ने उसको रिवाइव किया है। हमारे पास इस वक्त 8.78 हेक्टेयर का अपना गार्डन है और हम लोगों ने एक स्मॉल टी ग्रोवर्स एसोसिएशन के माध्यम से एक सोसाइटी बनाई है, इसका नाम है पर्वतीय चाय उत्पादन स्वास्थ्य सहकारिता, जिसमें हमने छोटे छोटे काश्तकारों को जोड़ने का प्रयास किया है। इस वक्त हम लोग 22 फार्मर्स को तैयार कर चुके हैं जो टी इंडस्ट्री में हमारे साथ काम कर रहे हैं
और लगभग 22 लोग और हमारे वेटिंग लिस्ट में हैं। हमें उत्तराखंड में पहला मिनी टी फैक्ट्री टी बोर्ड ऑफ इंडिया से मिला है, जो एक उत्तराखंड का भी सौभाग्य है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया से जो लाइसेंस की अथॉरिटी है वो एक मिलना टफ प्रोसेस थी और उसमें हम लोग पास हुए और हमने अपनी प्रोसेसिंग लगाई। हम लोग ब्लैक टी, ग्रीन टी और शिशु, जिसको एक बिच्छू घास भी कहते हैं, उसको भी हम इस वक्त मार्केट में बेच रहे हैं। हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, लोकल मार्केट्स में भी अपनी चाय को बेच रहे हैं। इस वक्त हमने देश के बाहर दुबई, लंदन और कनाडा में हमने अपनी चाय थर्ड पार्टी के द्वारा चाय वहाँ अपनी एक्सपोर्ट की है। हमारा पिछले साल जो टर्नओवर था लगभग 8000 kg था। हमारी चाय को रिकॉग्नाइज किया है IIT रुड़की ने किया है, जिसमें हमें फर्स्ट प्राइज हमें IIT रुड़की से मिला है। MSME सेक्टर में हम लोग पिथौरागढ़ में DIC की तरफ से फर्स्ट प्राइज हमें वहाँ से मिला है और STG अवार्ड को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमें यहाँ भी आप लोगों ने देने का सौभाग्य देने का मौका दिया है। हम जो चाय के रूप में हम जो काम कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, पहले मिनी टी ग्रोवर्स के प्रगति चाय जो हमारा पहला SHG ग्रुप है जो पूरे उत्तराखंड के अंदर है, एक हमारा वीडियो है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, मैं चाहूँगा आप लोग देखें। This year, about 8,000 kg of tea has been produced in the village. While tea produced here is also exported to countries like UK and UAE, many people in Pithoragarh and nearby areas too visit the village to buy tea. हमें विविधर टी हमने लास्ट टाइम शब्दोत्सव में ट्राई करी थी और हमें बहुत ही पसंद आई। तो हमें ये बात सुनकर भी बहुत खुशी मिली कि ये हमारे शहर के आसपास ही इसका प्लांटेशन था। तो हमने प्लान करा कि चलो प्लांटेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने वेरियस कॉम्बिनेशंस ट्राई करे और हमें बहुत पसंद आई। They have lot of varieties, lot of combinations। ये आपकी चॉइस के हिसाब से सब कुछ ब्लेंड कर सकते हैं और ये आपको दिखाएंगे कि कैसे चीजें करते हैं। तो it is a very honest brand। The tea garden began in 2010 after a local farmer entered into an agreement with the Uttarakhand Tea Development Board. In 2018, local farmers approached the Tea Board of India and formed a cooperative to cultivate and process tea. While over 30 farmers are part of the cooperative, the tea garden, along with the manufacturing unit, also employs 18 workers. The tea produced here is organic and is available in black orthodox, green orthodox, and some other varieties. At times, on-time report. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और STG के लिए उन्होंने हमारी फाइनेंस किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश पुष्पवान जी। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच हमारे सभी अवार्डीज, यहाँ पे उपस्थित हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी वर्ग, आप सब लोगों ने मुझे एक मौका दिया है मंच से। मैं आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बहुत सुदूर क्षेत्र खीमत का रहने वाला हूँ और मैं ये प्रयास करता हूँ कि हमारा जो पूरा उत्तराखंड है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे धीरे धीरे जो युवा है वो पलायन की ओर बढ़ रहे हैं, अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर अपने नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा पुराना सा घर है जो कि लगभग 100 साल पुराना घर है, क्योंकि उत्तराखंड के अधिकतर गाँव में इस प्रकार के पुराने घर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ये घर अपना 2007 में जब मैं FRI में रिसर्च कर रहा था तो मैंने हिमाचल में देखा था कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने घरों में मेहमानों को रुका रहे हैं और अपना जो घर का खाना है वो दे रहे हैं। तो मैंने 2007 से अपना ये होम स्टे शुरू किया था। 2011 में मैंने इसको रिनोवेशन किया। 2012 और 2013 में हमारे यहाँ पे भयंकर आपदा आई तो इसलिए हमको 2 साल इसको रोकना पड़ा। 2014 से फिर हमने इसको शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और आज हमारे पास ये गाँव की पूरी लिस्ट है। 17 गाँव लगभग इसमें है, जिसमें कि हमने हेरिटेज होम अपने 13 हेरिटेज होम को होम स्टे में कन्वर्ट किया है और लगभग 22 हमारे जो नए घर है उनको हमने होम स्टे में कन्वर्ट किया है।
इसमें सरकार भी हमको बहुत मदद कर रही है। रजिस्ट्रेशन उससे पहले कि ये होता था कि कोई भी पूछता था कि भाई अथॉरिटी क्या है, अब यह है कि सरकार हमको जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो हमको सर्टिफिकेट दे दिया, हमको इसको चलाने में बहुत आसानी हो रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने अलग अलग जो लिस्ट बनाई उसमें अलग अलग गाँव के नाम हैं, उसमें जो होम स्टे उसके उनके नाम है, और उसमें कैपेसिटी है कि कितने लोग उसमें रह सकते हैं। साथ ही साथ क्या क्या हम उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर कोई हमको पूछता है कि भाई क्या क्या आप लोग वहाँ बता सकते हैं, तो जैसे हिमालय माउंटेन होम स्टे सबसे पहला है, उसमें 12 लोगों को रुकने की व्यवस्था है। इसमें कल्चर इवेंट्स है, इसमें हम योगा करवा सकते हैं, फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटी करवा सकते हैं। एजुकेशनल टूर जो स्कूल के जो शहर के स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए हमने इसमें प्रोग्राम रखा है, एजुकेशनल टूर, जिसमें कि उन बच्चों को ये पता नहीं होता कि जो हमारी खेती बाड़ी है उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। तो उनको ये पता नहीं होता कि मूली कहाँ लगती है, अदरक कहाँ होता है और लौकी कहाँ होती है, उसके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। साथ ही साथ हम उनको बर्ड वॉचिंग कराते हैं, और जो हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको आइडेंटिफाई कराते हैं, कौन हर्ब्स है, कौन मेडिसिनल प्लांट है, इनके बारे में हम उनको विस्तृत रूप में एक उसका समर ट्रेनिंग या उसका समर एजुकेशन के बारे में, या जो भी उनका विंटर वो छुट्टियाँ होती है उसमें ये काम हम उनको सिखा सकते हैं। और इस प्रकार से हमने 13 अलग अलग, जैसे एक चौमासी में है हमारा बासा जो जाल है, वहाँ पे हमने होम स्टे खोला है। अभी आपने देखोगे कि जिस समय उत्तराखंड में आप केदारनाथ के पास आपदा आई थी, उस टाइम पे एक नया रूट जो चौमासी से केदारनाथ का ट्रैक है, वो बहुत शानदार ट्रैक है। उस ट्रैक पे हम लोग काम कर रहे हैं कि अभी अगर पर्यटन उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हमको सहयोग करे तो वो ट्रैक हम वहाँ से बहुत शुरू करेंगे। ये देख सकते हैं कि वहीं पे जो बिल्कुल उसका पहला गाँव है चौमासी, वहाँ पे हमने होम स्टे शुरू किया है। एक चौमासी का है, दूसरा जाल का है। यहाँ से 20 किलोमीटर बहुत शानदार ट्रैक है, 2 दिन में आप केदारनाथ में आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुझान मिडूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्रैंडिला एक बहुत शानदार पक्षी होता है जो सिक्किम से उड़ के यहाँ आता है, इस एरिया में रहता है। तो बहुत सारी पक्षियाँ, मेडिसिनल प्लांट, इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये देखिए हमने पहाड़ी घरों को किस प्रकार से सजाया है। सबसे पहले जो लेफ्ट में ऊपर जो घर देख रहे हो टिप्पू हाउस है, उसका नाम दिया है जो ओनर टिप्पू हाउस। दूसरा में हमने विश्वा जो गोंडा बिल्कुल पंच केदार में से दूसरा केदार जो मधमेश्वर है, वहाँ का 20 गाँव जो बहुत ही दूर का गाँव है, लगभग 6 किलोमीटर पैदल, उसका 20 किलोमीटर का और ट्रैक है, मधमेश्वर 5 किलोमीटर वो गाँव है। इसमें देखिए सारे गाँव जो कि पर्यटक गाँव है, वहाँ पे पर्यटक गाँव होने के बाद भी बहुत कम घरों में ये था कि लोगों ने होम स्टे शुरू किया था। लेकिन अब जाके 2019 में हमने ये होम स्टे टुंडा नाम के से हमने होम स्टे शुरू किया है, वो पर्यटक गांव है। और अब वहाँ पे जाकर कम से कम 20-25 होम स्टे हमने वहाँ पे शुरू कर चुके हैं। उसी के बगल में होडू गांव है, जहाँ पे कि बर्ड वॉचिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरा डेंस फॉरेस्ट है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और साथ ही साथ हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि ये रूम जो घर है उसके अंदर हमने जो पारंपरिक तरीके से थोड़ा उसको रिनोवेट किया है, वैसे ही वो रूम रखे हुए हैं, मिट्टी के हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें साफ सफाई रखा है, थोड़ा चित्र वगैरह अच्छे से बनाई है। नीचे हमने जो सबसे लास्ट में देखा होगा उसको वॉल पेंटिंग किया है। खुद ही हमारे यहाँ पे चित्रकार हैं जिनका वो घर है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो सजा के रखा है। हमने जो हम उनको खाना देते हैं, हम अपना पहाड़ी ऑर्गेनिक खाना देते हैं। उसका अपने कोदा छमोरे की खीर है, कोदे की रोटी है, राजमा का जो साग है, और जो लाल चावल है जिसको हम उखड़ का चावल कहते हैं, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ ये नहीं कि हमने केवल रोजगार ये हम यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं, जो यहाँ के युवा है उनको भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें हमने 15 लड़कों को जो है गाइड बनाने की ट्रेनिंग दी है, उसमें एक लड़की भी हमारे यहाँ पे। बर्ड वॉचिंग में हमने 5 लोगों को ट्रेन किया है। हाउस कीपिंग में हमने 20 पुरुष और 40 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है। कुकिंग और सर्विंग में सबसे ज़रूरी होता है कि अगर हमारा होम स्टे है, लेकिन हम खाना किस प्रकार से देते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, क्या क्या हमारे व्यंजन होने चाहिए, उनकी शुद्धता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम उनको विस्तृत रूप से उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। होम स्टे मैनेजमेंट, किस प्रकार से होम स्टे चलाना, उसके मैनेजमेंट में हमने 25 महिला और 35 उनको हमने ट्रेनिंग दिया। ये हमारे गेस्ट हैं जो बाहर से आए हुए हैं। जो पहली फोटो देख रहे हैं वो हमारे मित्र हैं, जहाँ हमने होम स्टे शुरू किया था, तो ये हमारे आए थे। दूसरे में ये चमोली डिस्ट्रिक्ट से जो कुछ लोग हमको सीखने आए हैं, कार्तिक स्वामी के पास पोखरी जगह है, वहाँ से ये पूरे गाँव के लोग सीखने आए थे। इनमें से 4 लोगों ने अपना होम स्टे शुरू किया है। उसके बाद जो सबसे नीचे आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म MBA के स्टूडेंट हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। तो ये बच्चे हमें सभी सीखना है। इनका एक दिन का वर्कशॉप वहाँ पे किया कि किस प्रकार से हम होम स्टे चलाते हैं। और अभी हम जो
जितने भी हमारे होम स्टे हमने एक एसोसिएशन टाइप का बनाया है कि उसमें हम किन किन चीज़ों को लेकर हम अपने गेस्ट कैसे बनाएं, क्योंकि लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसमें सबसे पहले स्कूल और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन उनको हम अपने पास बुलाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हर्बेरियम फाइल हम 9वीं 10वीं में बनाता था कि ये इस प्रकार से यहाँ पे ये प्लांट होते हैं, इसका यूजेज जैसे समर ट्रेनिंग होता है, डिजर्टेशन वर्क होता है, तो उसमें भी हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्री जैसे कि अभी दिल्ली और ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ से जो इंजीनियर्स वगैरह आते हैं उन लोगों को भी हम यहाँ पे रुकवाते हैं। अभी देखिए बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं जो कथक नृत्य कर रही हैं। ये महीना हमारे गांव में और 7 दिन तक बच्चों को अपने कथक नृत्य सिखाया। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी कल्चरल एक्टिविटी की। तो छोटी छोटी एक्टिविटी देखो, प्रोफेसर जिम हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर में 20 साल तक रिसर्च किया और ये हर साल हमारे यहाँ पे आते हैं और बच्चों के साथ ये प्रोग्राम करते हैं। और हमारे एक गेस्ट ऐसे आए थे जो कि मुंबई में जज है, उन्होंने जो कंप्यूटर वहाँ पे देखे तो हमारे गांव में उन्होंने कंप्यूटर की व्यवस्था की है। क्यों ये नहीं कि हम होम स्टे चलाते हैं, हम बच्चों के लिए काम करते हैं, हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। सबसे ऊपर देखिए हमने पूरा एक साल भर का एक कैलेंडर बनाया हुआ है कि कौन कौन से हमारे फेस्टिवल हैं, कौन हमारे त्यौहार हैं, उनके बारे में बताया। हम जो भी गेस्ट आते हैं तो हम उनको भेजते हैं कि भाई ये हमारे त्यौहार हैं, आप इनमें आके सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे फुलारी महोत्सव होता है जिसको गवर्नमेंट भी अभी बहुत प्रमोट कर रही है। तो ये फुलारी महोत्सव के लिए हमारे बाहर से बहुत से, अभी जो कोरोना से पहले थे बहुत से विदेशी लोग वहाँ पे आते थे, मेहमान आते थे, तो वो हमारे गाँव के बच्चों को ले जाकर अपने फ्रांस में ले जाना चाह रहे थे 2018 में, लेकिन तब तक ये हमारा कोरोना का ये सीजन हो गया इसलिए हम जा नहीं पाए। ये लास्ट में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को सुना। थैंक यू। Waste warriors. प्लीज आप सब लोग अपनी बात थोड़ी सी संक्षिप्त में करिएगा। एनजीओ फेमस है बोलने के लिए, तभी तो एनजीओ बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मौका मिला यहाँ पर आ जाने का, आप सबसे मिलने का, रूबरू होने का। In Uttarakhand, I think waste management has been rather ignored for a long time. I belong to Dehradun. I have seen Dehradun over a long period of time. Those days we had very little population, there was hardly any pollution, so waste management was not much of an issue. But today, with the heavy polluted condition, the city definitely needs to ensure that they manage their garbage and waste very well, very efficiently. बताना चाहूँगा कि देहरादून शहर में लगभग प्रतिदिन 350 मीट्रिक टन कचरा, जिसको हम ठोस कचरा कहते हैं, उत्पन्न होता है और ये एक बहुत बड़ी एक विकट समस्या बन चुका है हमारे अपने शहर के लिए। सारे लोग जितने भी थे वो वेस्ट के बारे में जानते ही नहीं थे, या तो वो जला दिया करते थे या फिर वो कहीं फेंक दिया करते थे। पहले यही होता था वेस्ट बगीचा से, पहले कचरा कहीं पूरा प्लॉट में पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा पड़ा है, गंदगी इधर उधर रहती थी। और हमारी रेलवे ट्रैक होता था, बहुत से लोग रेलवे ट्रैक की ओर फेंकते थे। कचरा प्रबंधन तभी हो पाएगा जब आप उसको अपने ही स्रोत पर विभाजित कर पाएंगे। जो कचरे के पहाड़ लगातार बनते जा रहे हैं, अगर उन पहाड़ों को हमें कम करना है तो हमें कचरा प्रबंधन अपनाना होगा। कचरे को विभाजित करना होगा, कचरे को अलग करना होगा और अलग करके ही उसको सही जगह पहुंचाना होगा। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं भैंसपुर में गाड़ी चलाता हूँ। हम एक दिन में 15 से 20 गली में कचरा उठाते हैं। हमें भैंसपुर में गाड़ी चलाने से हमारा पैसा भी अच्छा मिलता है और घर भी अच्छा चलता है और यहाँ काम करने में भैंसपुर में अच्छा लगता है हमारे को। जिस लैंड में भी हम जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग कूड़े को अलग अलग करके देते हैं। हमारे काम करने से पहले यहाँ पर लोग कूड़े को फेंकते थे या जलाते थे, लेकिन हमारे काम करने के बाद यहाँ पर लोगों ने कूड़े को अलग करके गाड़ी में देना शुरू करा है।
जैसे जैसे हम अवेयरनेस वर्कशॉप्स लोगों ने अटेंड करी, काफ़ी लोगों ने आना शुरू करा, तो लोगों को अपने कूड़े से कनेक्शन होना स्टार्ट हुआ, लोगों को समझना स्टार्ट हुआ कि हाँ, एक कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्या ड्राई वेस्ट होता है, क्या वेट वेस्ट होता है। तो ये लोग का जो थिंकिंग आया, ये पूरे एरिया में एक तरह से फैला है और लोगों ने इसको समझा है और वेस्ट को मैनेज करना स्टार्ट किया है। जो वेस्ट वॉरियर संस्था है, इसने हमारी कॉलोनी को बहुत जागरूक किया है। जो लोग अभी तक कूड़े को सिर्फ कूड़ा समझते थे, अब उनको कूड़े और कूड़ेदान करने का जो अंतर सबसे बड़ा समझ में आया। सबसे बड़ी बात ये है, जो गीला कूड़ा उसका क्या महत्व है और सूखे कचरे का क्या महत्व है, वो हमने हमारी कॉलोनी में जाना है और ये इस वेस्ट वॉरियर संस्था का बहुत अच्छा योगदान उसमें रहा है। सूखा कचरा केवल और केवल मटेरियल रिकवरी सेंटर में पहुंचना चाहिए और जितना भी गीला कचरा है उससे खाद बननी चाहिए। मैं बसीम यहाँ प्लास्टिक का काम करता हूँ सर। छटा हुआ माल अगर आता है हमारे पास तो हमें ज़्यादा आसानी होगी इससे। पहले तो मिक्स देते थे, अब उतर के हम बताते हैं सूखा अलग गिल्ला अलग। मुझे आप सभी से ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे हर्रावाला के 30 से 40% घर अपना कचरा घर पर ही अलग करके सूखा और गीला अलग अलग बैग्स में डाल के, अलग अलग डस्टबिन में डाल के हमारी गाड़ी को देते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें और चेंज के भागीदार बने। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं, अगर आप घर पे हैं, तो आप अपने घर पर ही अपने कचरे को 2 डस्टबिन में अलग अलग देना शुरू करें। अगर इस कचरा प्रबंधन की समस्या को आप खत्म करना चाहते हैं तो इस दान के महत्व को आपको समझना बहुत जरूरी है। सूखा कचरा अलग होगा, गीला कचरा अलग होगा, तभी जो समस्या है ये विकट समस्या खत्म हो पाएगी। वेस्ट वॉरियर की वजह से और नगर निगम की वजह से गाड़ियां लग गई हैं, इससे बहुत सुधार हुआ है। सफाई की व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई है। हमारे जितने भी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे जनता उनकी मदद करे, इससे हमको सहयोग मिलता है। हमको अपने कार्यक्रमों को ठीक रखने में, आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलती है और वेस्ट वॉरियर का इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। What pleases me the most is to see their spirit, their thought process in the field of waste management is very, very progressive and very constructive. That is something which I think we would love to use in the times to come. दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, ऐसे 18 दान हैं हमारे पास अलग अलग। उसमें से एक 18 में से 17 के बाद जो 18वां है वो है आपका कूड़ा दान। इसको भी करना अगर हम शुरू करें तो ये समस्या जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। जो सामने मेरे पीछे आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं, ये जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजों को खत्म कर रहा है। और सेग्रीगेशन जो है इसका एक बहुत सिंपल इसकी एक समस्या का जो है समाधान है। कूड़े को अलग करना। कहते हैं ना, अन्न जो है वो हमारा अन्नपूर्णा है। अपने रसोई को हम पूछते हैं, अन्न को हम पूछते हैं, उसको माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन सोचिए जब वो अन्न जब मेरे पेट में चला गया तो काफी है, और जो बच गया, जो खराब हो गया, वो जाता है डस्टबिन कूड़े के अंदर, जहाँ पे सैनिटरी पैड्स भी हैं, जहाँ पर डायपर भी है, टूटा हुआ कांच भी है, घर का पूरा मैल गंदगी है। तो दोहरी मानसिकता कैसे हो सकती है उस चीज के साथ? अपने त्योहार में, अपने हर पूजन में उसको हम पूछते हैं, और पूछने के बाद उसका हम ऐसे व्यवहार कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं समझना चाहता हूँ इस चीज को। तो ये आज इसकी जरूरत आन पड़ी है। कहते हैं ना, जल, जंगल, जमीन, ये खत्म हो रहा है। हम लोग अक्सर बात करते हैं इसे बचाने के लिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उस दिन सब लोग जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, समझ नहीं आता। पूरा अखबार भरा हुआ होता है, किसने पेड़ लगाया, किसने ये किया, किसने वो किया, और 6 को मुझे कोई नहीं मिलता उसके बाद कि भाई तुमने सब किया तो किया क्या। जो पेड़ तूने लगाया वो आज जिंदा है भी कि नहीं है? जो नदी तूने बचाने की बात की थी वो नदी तूने देखी है जाकर, है भी कि नहीं है? उसके बाद मुझे कोई नहीं मिलता। कोशिश करिए अपनी इंटरनली हैबिट्स में इसको लेकर के आए। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रूट कॉज क्या है? सबसे पहला है एक स्टिग्मा बन चुका है, हमारा बिहेवियर बन चुका है। अक्सर हम बिहेव करते हैं बहुत जल्दी में, हम लोग समय नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि आप दिन भर में देखिए, आप जो अलग करने की बात मैं कर रहा हूँ वो आप सुबह से लेकर रात तक करते हैं। जो बाजार से आप दालें लेकर के आते हैं, अलग पैकेट्स में आती है, घर में आके आपके किचन में अलग अलग डब्बों में होती है। चीनी अलग रखते हैं, चाय पत्ती अलग रखते हैं, सब्जियां भी अलग अलग आती हैं। सर्दी के कपड़े अलग होंगे, गर्मी के अलग होंगे।
हर चीज अलग होती है, जूते मेरे अलग होंगे, चप्पल मेरी अलग होगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने कपड़े अलग पहने हुए हैं, सबका बिहेवियर अलग है, सबका नेचर अलग है। तो ये प्रोसेस तो हमारी अपने आप इनबिल्ट है। लेकिन जब बात करते हैं वेस्ट को अलग करने की, तो बात आती है समय नहीं है हमारे पास। हमें तो ऑफिस निकलना होता है, बच्चों को ट्यूशन भेजना होता है, सुबह ये बहुत चिल्लाते हैं जल्दी करो, ऑफिस से देर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम पूछते हैं जब इतनी चीजें अलग कर सकते हो, 99% चीजें अलग कर सकते हो, तो 1% साथ में और क्यों नहीं ऐड कर सकते? ये कुछ तस्वीरें आप देख पाएंगे सामने। 2012 में वेस्ट वॉलियर स्टार्ट हुआ था। जोडी अंडरहिल जो इसकी फाउंडर है, ताशी पारेख, उन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट प्लीज। समय कम है, बहुत जल्दी करिएगा मैडम, खड़ी हैं। तो हमारी अप्रोच थी कि लोगों का बिहेवियर चेंज करें। और कैसे हो पाएगा? जब उनको पता लग पाएगा कि जरूरत है। ये केवल देहरादून की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बात है, पूरे भारत की बात है। एक गली कस्बे में जितना वेस्ट जनरेट होता है, वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होकर पूरे शहर में फैल रहा है। धर्मशाला में, बीर में, देहरादून, सहसरा, कोविड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसके अलावा जिम कॉर्बेट, रामनगर, ऋषिकेश, यहाँ सब पर हमने धीरे धीरे काम किया। और पर्पस था कि एक मॉडल बनाए, ऐसा मॉडल हो कि जो कि रेप्लिकेट हो पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। जीरो वेस्ट मॉडल बनाया हम लोगों ने। वेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम, बच्चों के साथ बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। कहते हैं ना, जो यूथ है वो आपकी मजबूती है। स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जाकर के बच्चों के साथ बात करें। उन्हें बोला कि अगर आप साथ जुड़ते हैं, अपने घर से इसकी शुरुआत करिए। एक बार हमने एक छोटा सा कैंपेन स्टार्ट किया और बच्चों को बोला कि घर में जितना भी वेस्ट निकलता है उसको अलग करना है, स्कूल लेकर के आना है, और लेकर के आओ तो इनाम भी लेगा। कुछ बच्चे लाए, कुछ बच्चे नहीं लाए। एक बच्चे से पूछा भाई तुम्हारा वेस्ट कहाँ है? तो बोला यार कि मुझे मम्मा ने नहीं दिया वेस्ट। तो कोशिश की उसके घर जाके पूछे दिक्कत क्या थी। घर गए, उसकी मम्मी से बात करी, भाई आपने बच्चे को अलग वेस्ट नहीं दिया। तो बोले कि भाई वेस्ट तो होता ही नहीं है घर में, कुछ थोड़ा बहुत होता है, बस वो गाड़ी आती है ले जाती है। मैंने कहा सूखा कुछ तो निकलता होगा, कभी जिंदगी में घर में चाय पत्ती तो आई होगी, चीनी तो आई होगी, नमक तो आया होगा, दाल तो आई होगी, मसाले तो आए होंगे, ऐसी कोई चीज़ तो बच्चे मंगाई होगी जिसमें कुछ कचरा निकला होगा। तो मतलब बच्चा बोलना चाह रहा था उस टाइम, उसकी माँ ने उसको रोक लिया। तो बोला नहीं अंकल सब कुछ निकलता है, मैं टॉफी भी खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, जूस पीता हूँ, सब निकलता है, बट मम्मा को चला के कर देती और सब गाड़ी को दे देती है। तो वहाँ पे जो है जब बच्चे ने बोला, सच्चाई के साथ आगे आया, तो लगा कि नहीं यार ये जो भविष्य है हमारा, ये इसको सुधार सकता है। वो नहीं डरा मम्मा से या पापा से कि मम्मा मुझे कल मारेगी या पीटेगी जाने के बाद, उसे नहीं चिंता थी। उसे चिंता थी नहीं मैं सच बोलूँगा, मैं आगे आऊँगा। यूथ को लेके आगे चले, बच्चों को लेके आगे चले, और बहुत बड़ा कैंपेन चलाया इस चीज़ को। सफाई साथी, स्वयं सहायता समूह, इसके माध्यम से कार्य करना शुरू किया हम लोगों ने। ये जो पिक्चर है अभी जो देख पाए थे वीडियो में, ये एक मॉडल है जो कि हर्रावाला में है, वार्ड नंबर 97 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जब कभी समय मिलेगा इस तरह आप आके देख पाएंगे। शहर का बहुत सारा ऐसा तबका है, बहुत सारा समाज के ऐसे लोग हैं जो अपने वेस्ट को अलग करते हैं, और जितना भी सूखा कचरा है उसको वहाँ पर खुद लेकर के आते हैं। प्लास्टिक है, पेपर है, गत्ता है, कांच है, ऐसी तमाम चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ। उसमें से एक चीज़ मैं दिखाऊंगा कि टेट्रा पैक से ये पूरा कचरे का बना हुआ है, टेट्रा पैक का बना हुआ है ये पूरा मटेरियल। ये पूरा इंटायरली कचरा है, इसमें कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और ये पूरा एक बोर्ड बना था, बोर्ड से फर्नीचर बना सकते हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ें बन सकती हैं, पर बनेगी तब जब ये वहाँ तक पहुँच पाएगा। नहीं पहुँचेगा तो नहीं बन पाएगा। वही सोच करके रोजगार देना शुरू किया। तमाम ऐसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी, या जो कूड़ा बीनने वाली, जिसे हम कहते हैं कूड़ा उठाने वाला जो समाज है, वेस्ट पिकर्स है हमारा, रैग पिकर्स कहा जाता था, उन सबको साथ में जोड़ा, उन सबको रोजगार दिया, उन सबको एक नया जीवन दिया, और साथ में जोड़ करके एक मॉडल बनाया। ये कुछ फिगर्स हैं अब तक जितना हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया है, कितना टन ऑफ प्लास्टिक इकट्ठा कर चुके हैं और कितना उसको रीसाइकिल के आगे भेज पाए हैं। दिस इज दी लास्ट पिक्चर ऑफ दिस हमारा जो हर्रावाला में है अभी हमारे पास। यस, दिस इज ऑल अबाउट वेस्ट वॉरियर्स। बहुत महत्वपूर्ण है कहने को, कचरे में लोग हाथ नहीं डालते हैं। इसकी बात करते हुए लोगों को मन में आता है कि यार कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इस टॉपिक पे डिस्कशन अब बहुत जरूरी है। इस बारे में बात करना, चर्चा करना बहुत जरूरी है। केदारनाथ जो 4 धाम है, अक्सर बारे में आता है कि प्लास्टिक से भरा पड़ा है, फुली पैक्ड है, समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। बट मैं अपील करना चाहता हूँ, कोई अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचा पाए, हम उस समस्या का समाधान देने के लिए तैयार हैं। आप सबके सहयोग से मिलकर के आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी। थैंक यू टीम वेस्ट वॉरियर्स। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम किशन राणा, जिला बागेश्वर गरुड़ कौशल से मैं किशन राणा ऐसी संस्था से हूँ। जंगल का, बच्ची को खाना पकाने का, स्कूल भेजने का सब काम उनके सिर में, हमारी बहनों के, माताओं के सिर में। लेकिन उनको कोई सम्मान देने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो हमको लगा कि जब
उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अधिकांश आज के समय में सब पलायन हो रहा है, लोग हल्द्वानी की तरफ जाना चाह रहे हैं, दिल्ली लखनऊ की तरफ जाना चाह रहे हैं, और जो नई पीढ़ी है वो गांव में रहना ही चाहती है। तो कैसे हमारी बहनों को, हमारी माता बहन को सम्मान मिलेगा, कैसे उनके काम को आगे मिलेगा। लेकिन बात यह कि उनको कोई बात ही नहीं करने को तैयार, क्योंकि वो पसीने से लथपथ है, काम कर रही है। तो हमको लगा कि उनको हम मंच दिलाएं, उनको हम सम्मान दें, अपनी माँ को, अपनी चाची को, अपनी बहन को जो घास काट रही है, जो खेती कर रही है। और तो हमने ये हम 2016 से शुरुआत करी, और पिछले 6-7 सालों से हम लगातार पूरे ब्लॉक में जाते हैं, घर घर गाँव, और महिलाओं को चुनते हैं जो खेती का काम कर रहा है, जो पर्यावरण का काम कर रहा है, जो सब्जी उत्पादन का काम कर रहा है, उनको जोड़ते हैं, उनको मंच देते हैं, और उनको जो है फिर और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में लोग जो है अपने लोग मदद करते हैं। इसमें कहीं से कोई फंड नहीं है, इसमें महिलाएं 50-100 रुपये जमा करती हैं, लोग जमा करते हैं, हमारे फौजी भाई जमा करते हैं, टीचर जमा करते हैं, और उसमें जो पैसा जमा होता है हम उस कचूर घाटी के, हमने पिछली बार हमने 2 जिलों में कार्यक्रम किया था, अल्मोड़ा जिला में और बागेश्वर जिले में। तो उससे जो पैसा जमा होता है हम उन किसान महिलाओं को, किसान युवाओं को जो खेत में दिन भर काम करते हैं, जो जंगल का काम करते हैं, एक थर्मस उनको देते हैं कि दिन भर वो कम से कम खेत में काम करते हैं, चाय पीते हैं, शॉल उड़ाते हैं। और पहली बार जब हमने 2016 में पहला कार्यक्रम किया था, तो पहला पुरस्कार हमने भैंस दी थी। भैंस इसलिए दी थी कि उससे हमारी भैंस दूध देगी, हमारा पोषण होगा, हमारे परिवार का घी बेचेंगे, छाछ बेचेंगे, और इससे हमारी जैविक खेती भी होगा, क्योंकि उसका गोबर हमारे काम आएगा। हमने दूसरा पुरस्कार एक गाय दी थी, और तीसरा पौलियावर दिया था। बाकी महिलाओं को हमने, पर हम उन महिलाओं को जो जिनको कोई पूछता ही नहीं है, उनको हम मंच देते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, वो अपने 2 शब्द कहते हैं, और छोड़े गाते हैं, चाचरी गाते हैं, 3 दिन वहीं पर दूध लाते हैं, छाछ लाते हैं, दही लाते हैं, और वहीं पर हम एक साथ हरी सब्जी बनाते हैं, सब साथ खाते हैं, और 3 दिन खाते हैं, और मस्ती से गाते हैं, घाम तापते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि महिला के पास टाइम ही नहीं है ना, उसको तो पता ही नहीं कि ये भी होता है, तो हम चाहते कि किसी को घाम ताप सके, अपने दुख सुख शेयर कर सके, और 3 दिन झोड़े चाचरी गा सके। और उसी को हमारे उत्तराखंड में किसान कहते हैं, जिसको आज पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारी माँ सकी, हमारी जो उत्तराखंड की जो रीढ़ है वो है हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे उत्तराखंड के काम करने वाले युवा और युवतियाँ, और उन्हीं का सम्मान अगर होता है। वही हमने इस श्रम का सम्मान जो हम किसान महोत्सव के रूप में 3 दिन का कार्यक्रम करते हैं, तो हमें लगा कि ये हमारी माँ जो पसीना जो बह रहा है, जो काम कर रहे हैं, तो उनको हम एक दिन सम्मान दे पाएँ, उनको मंच दे पाएँ, तो हम धन्य हो जाते हैं, और हमको उनका आशीर्वाद मिलता है और अच्छा लगता है। तो मैं एक बार मैं यहाँ पर जो ये हमारे अवॉर्डीज हैं, जो सचिन बैठे हैं, और जिन्होंने हमको यहाँ आयोजक, सबको धन्यवाद देता हूँ। और मेरा सबको निमंत्रण भी है, इस बार हम नवंबर में इस कार्यक्रम को हम करते हैं, वहाँ पर हम आपको घर की दाल खिलाएंगे, घर की झोली खिलाएंगे। करना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके सामने उनकी यात्रा को साझा कर सकूं, तो उनके लिए भी धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ उनके लिए भी 2 आप तालियां बजाकर उनका धन्यवाद। बच्चों के साथ काम करती है, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है, और उनको लेके आती है हमारे सेंटर्स में। और ये सेंटर्स हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, जिसको हम स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, और उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो पहला सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं एजुकेशन कार्ड, यानी जो एक नॉर्मल सब्जी का ठेला है, उसको हमने कन्वर्ट किया है लर्निंग सेंटर में। और जो आपकी सिटी सेंटर के इलाके, जैसे घंटाघर के पास आप देखेंगे इन बच्चों को पढ़ते हुए, पुलिस स्टेशन प्रेमनगर के पास हम ये ठेला लगाया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये ठेला पुलिस स्टेशन के बाहर था, और अंदर जब पुलिस ने हमें इनवाइट किया कि आप अंदर आके इनको पढ़ाइए, 60-70 बच्चे सड़क पर पुलिस स्टेशन में, स्कूल के बजाय पुलिस स्टेशन में पढ़ने हमारे पास आते हैं। उसके बाद हमारा है दूसरा इसका सेगमेंट है मोबाइल लर्निंग सेंटर। जो नॉर्मल स्कूल बसेस को हमने चेंज किया, उसमें टीवी स्क्रीन लगाई, उसमें इन्वर्टर लगाया, कुछ फैन लगाया, और इन बच्चों तक हम स्कूल को बच्चों तक लेके गए। जो बच्चे बड़ी संख्या में किसी स्थान पर, किसी स्लम में है, वहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे इस टीवी के अंदर हम मॉर्निंग और इवनिंग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द डे, दिन में हम इन बच्चों तक पहुंचकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम इन बसेस के माध्यम से कर रहे हैं। अभी लगभग 1200 बच्चे केवल इन बसों के माध्यम से लाभान्वित होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, मोबाइल लर्निंग सेंटर्स भी हैं।
फिर क्या होता है कि इन बसेस और कार से जो बच्चे हमारे पास जिनको हम देखते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास NRSC सेंटर हैं जो कि शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उनके साथ, और फिर ये बच्चे मुख्यधारा की एजुकेशन में आते हैं। फिर जब बहुत सारे बच्चों के साथ हम सड़क पे काम कर रहे हैं तो उनको अब मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाना भी जरूरी है, और उसको एक सस्टेनेबल मॉडल कैसे दिया जाए उसके लिए हमने स्कूल क्वालिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड शिक्षा विभाग के साथ हमने एक अनुबंध किया। 6 गवर्नमेंट, पहले साल हमने एक स्कूल को अडॉप्ट किया, दूसरे साल हमने 6 स्कूल को तक इसको ले गए। पूरे स्कूल का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, उनको एडिशनल टीचर्स दिए स्टार्ट में। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना जो मैंडेट है RTP के अंतर्गत उन्होंने भी टीचर्स वहाँ डिवोट किए। आप देखेंगे कि पुराने किस तरीके से हमारे पास ये स्कूल जब हमें मिले थे तो किस स्थिति में थे, और अगली पिक्चर में आप देखेंगे कि वो कम्प्लीटली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चेंज किया। और इनरोलमेंट पहले साल 6 स्कूल में हमारे पास 330 बच्चे थे, अभी लगभग 1800 बच्चे पिछले 3 सालों में इन स्कूलों से लाभान्वित हुए हैं। एक नया इनिशिएटिव कि कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन, जिस सेगमेंट में हमको ये अवार्ड दिया गया है, कि कैसे हम जिस स्तर से बच्चे आ रहे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें, उसके लिए हमने नया इनिशिएटिव लिया है कि जैसे बच्चे सोच के समस्याओं को कैसे चेंज करें, दैट वाज थिंकिंग लैब। उसके बाद ये कि ये बच्चे जिस समुदाय से आते हैं उनके पास वापस घर में जाके कोई सपोर्ट नहीं है, होमवर्क कौन करवाएगा, घर पे अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कौन करेगा, तो उसके लिए स्कूल के बाद 2 घंटे का रेमेडियल कार्यक्रम भी हम चलाते हैं जिससे बच्चा रिटेन कर सके ना केवल अपने कॉन्सेप्ट्स को, बट कि वो शिक्षा में भी रिटेन कर पाए। केवल इस वजह से कि वो समझ नहीं पा रहा है वो ड्रॉप आउट ना हो जाए। कुछ ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो नेचुरल है इस सेगमेंट के साथ कि जो बच्चे नॉर्मल स्कूल सिस्टम में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एज उनकी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, उसका स्टडी सेंटर हम लोग हैं, एग्जाम भी हम ही करवाते हैं। तो बड़ी एज का बच्चा नॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकता, तो उसके लिए ये एक सोल्यूशन है। उसके अलावा हमारे कई गवर्नमेंट स्कूल और स्लम्स में हमारी मोबाइल कंप्यूटर लैब्स हैं जिसमें बस को पूरी तरह एक लैब में कन्वर्ट किया गया है। स्पेशली बहुत जब हम 4000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो हमें पता लगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर हैं, जिनके स्पेशल नीड्स है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनके लिए हमारा एक डेडिकेटेड सेंटर है। बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिनको जो रिस्क में है, एक्चुअली अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं बच्चे के लिए। घर पे भी हो सकता है कि पेरेंट के साथ भी है, तब भी ऐसा वातावरण है कि वो उसके लिए कठिन है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स के लिए शेल्टर होम है। अभी हम 200 बच्चों की कैपेसिटी का शेल्टर होम GDIC राजपुर रोड में बना रहे हैं, जो सितंबर में शुरू होगा। इसके अलावा जितने कार्यक्रम हैं हमारे, वहाँ पर न्यूट्रिशन इज अ कंपल्सरी कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे अभी हमने पिछले अक्टूबर में सेंट्रलाइज किचन शुरू किया। मेडिकल सपोर्ट हम सभी बच्चों को देते हैं जिससे कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। बच्चा, हमारा जो मोटो है कि बच्चा अगर सिस्टम में आता है तो किसी भी कारण से वो ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए या उसकी शिक्षा में कोई भी बैरियर नहीं आना चाहिए। कम्युनिटी को हम जो सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट है, कम्युनिटी को जिम्मेदार कैसे बनाएं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए हम रेगुलरली कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। पिछले कोविड के दौरान हम क्योंकि 2 साल आपको पता है कि बड़ा चैलेंजिंग रहा, तो हमने अपने बच्चों को क्लस्टर्स में डिवाइड करके छोटे ग्रुप में 8 से 10 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड करके इन बच्चों को स्मार्टफोन दिए और इसको सिल्वर लाइन में हमने नाम दिया। और पिछले 2 साल इन बच्चों तक भी शिक्षा पहुंची, वो वंचित ना रहे, तो ये कार्यक्रम हमने चलाया। लगभग 2500 बच्चों तक वो हमने कनेक्ट रखा। कुछ आप आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ओके, और लास्ट हमारा जो अभी कार्यक्रम है कि इन बच्चों को स्किल्स ट्रेनिंग के लिए जोड़ा जाए। तो हमारा स्किलेबिलिटी सेंटर भी अभी बन रहा है जो नवंबर में शुरू होगा। तो एक बच्चे को स्लम से, स्ट्रीट से उठा के और उसको एक, जैसे मैंने कहा, होप और डिग्निटी की लाइफ दें, उसके लिए जो भी चीज़ें करनी हो हमने एक मॉडल तैयार किया है और उसको गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम उनके साथ शेयर करें, बाकी डिस्ट्रिक्ट में शेयर करें, जिससे कि
बाकी स्टेट में सिमिलर कंडीशन में जो बच्चे हैं वो लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आई फील नमस्ते एवरीवन, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम बोलूँ। Yeah. So first of all, thanks to Sharon and your yes. Okay, yeah. Hold on. So one common thing, among all of us here, most of the people, okay, like you can just think in your mind, क्या हो सकता है हम सब में, एक चीज common, okay. So like my answer is coming here, books, okay. कहीं ना कहीं कभी ना कभी या तो जबरदस्ती पेरेंट्स ने पकड़ाई है, या कभी ना कभी हमने खुद से ही बुक्स से नाता जोड़ा है। And books are definitely, I think, the most integral part of our lives, and the foundation of our life is childhood. बचपन में जैसे होते हैं, we carry that for the whole life. जैसे बनते हैं, जैसे shape होती है हमारी, तो we continue with that for the long, for it's like forever with us. And books are the doorways to a better life. तो जो बचपन में जैसे हम शेप होते हैं, जिस तरह से बनते हैं, वो हमारे साथ बहुत दूर तक जाता है। So our whole initiative is about books. So क्यों से शुरू करते हैं? So है क्या कि अपने देश में फिलहाल सबसे ज़्यादा जो है रूरल एरियाज में किड्स हैं। 78% किड्स इन आवर कंट्री आर इन रूरल एरियाज, ओके। एंड गुड बुक्स मेक रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कि बहुत बार होता है, मैंने खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, आई यूज्ड टू ट्रैवल टू विलेजेस, ऑन ग्राउंड बहुत काम किया है, कि अच्छी किताबें बहुत मुश्किल से पहुंच पाती हैं, एकेडमिक्स की होती हैं कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, उससे अलावा रीच नहीं है। रूरल इंडिया पॉपुलेशन 68% ऑफ द कंट्री एंड 74% ऑफ ऑल इंडिया चिल्ड्रन आर इन रूरल विलेजेस। सो यहाँ जो ये बुक्स वाली प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में है, बट उसको अब तक पढ़ना नहीं आया है, ठीक है। तो वहाँ क्वालिटी ऑफ बुक्स इज रियली इम्पोर्टेंट। तो जैसे हमने क्या किया, लाइक इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माय होम, लाइक 15 साल पहले एक लाइब्रेरी की शुरुआत अपने घर से करी, और वो लगभग 8 साल चली, और उससे वी सो अ ह्यूज डिफरेंस इन द कम्युनिटी, कि वहाँ पे ऐसे दिन थे कि जहाँ से 100 से ज़्यादा बच्चे उस लाइब्रेरी को विजिट करते थे, एंड द होल कम्युनिटी चेंज्ड। एंड 8-10 साल वो लाइब्रेरी घर में ही चलाई, एंड somehow had to close it down. My father used to take care of that, he passed away. एंड फिर सोचा कि इसको कंटिन्यू कैसे करें, कि इतना बड़ा इम्पैक्ट देखा था कि अंदर ये था कि कुछ ना कुछ तो करना है, कि देख लिया कि ये बदलाव ला सकता है, किताबें बहुत जरूरी हैं, पर्सनल लाइफ में देखा, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा एक लाइब्रेरी से। देन ओके, व्हाट्स द सॉल्यूशन? ओके, देन सो दिस इज माय देन कमिंग टू द हाउस, सो लेट्स टेक बुक्स टू द किड्स, ओके। एंड फिर हाउ में कैसे हो कि एक तो किताबें, ओके, एंड देन अरेंज रीडिंग स्पेस, मतलब एक तरीके का एक रीडिंग कॉर्नर बोलो या लाइब्रेरी बोलो, जहाँ पे अच्छी किताबें हो बच्चों के लिए, प्लस एक रीडिंग स्पेस हो जहाँ पे वो बैठ के पढ़ सकें, एक अच्छा सा माहौल क्रिएट किया जाए। सो जो मैं बात कर रहा था कि फाउंडेशन है, और एक बार एक बच्चा, लाइक एनीबॉडी हु फॉल्स इन लव विद रीडिंग, आई थिंक द होल लाइफ चेंज। So that's the concept we started with, and now yes, so अभी ये था कि हाँ करना तो है, इस एक को आगे लेके कैसे जाएं, so एक को 100 कैसे बनाया जाए, so like 1 to 100, so alone we can do so little, together we can do so much, like I think हम सभी विश्वास करते हैं कि अकेले से नहीं हो पाता है, one person can lead, one person can have the vision, but we always need a team। तो अभी ये पॉसिबल नहीं था कि हर जगह जाके हम जगह में कोई बंदा रखें कि भाई हाँ टू टेक केयर ऑफ द लाइब्रेरी। सो केम दिस मॉडल ऑफ कोलैबोरेशन, ओके, एंड कोलैबोरेशन विद whom? Collaboration with people who are somehow making a difference already on ground. Like अभी जैसे हमने देखी सर हितैषी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? So if I am empowering such people with good quality books and the whole infrastructure to set up a library, okay, that can definitely make a difference. So we started approaching organizations, उसमें NGOs हैं, individuals हैं, government schools हैं, wherever we could see somebody who is already making a difference on the ground, okay, he is the right person for me. If I am empowering this person, so I am taking this movement of reading further. So that ensures us कि जो भी हम कर रहे हैं उसका impact बहुत बड़ा आ रहा है।
So we started contacting these people and providing good quality books. And ये किताबें भी जैसे बताया था कि रीडिंग लेवल के हिसाब से भी होती है, रीडिंग लेवल 1, 2, 3, 4 एंड इंटरेस्टिंग बहुत होती है. I'll give you like just a name of a book like अंतरिक्ष यान के गोलगप्पे. Okay, so बच्चे जब जैसे देखते हैं, okay, this is something really interesting and they are like they fall in love with books. So quality books, story books, inspiration books, basic learning, local language books. So अभी libraries कश्मीर से लेके चेन्नई, गुजरात से लेके मेघालय तक our initiative is running, and we provide books in Hindi, English and local languages, and also add on furniture to that, a table, chair, booklet, जो भी चाहिए होता है, we provide that also. And there is like another concept of hanging libraries, जहाँ पर भी जरूरत होती है, maybe गांव वाले एरियाज में कई जगह ये कि टीचर को जरूरत होती है, like again the passionate people ऐसे भी हैं बहुत सारे जिनको हमने हैंगिंग लाइब्रेरी दी, जहाँ 10-15 बच्चे मिले, उन्होंने हैंगिंग लाइब्रेरी टांग के पढ़ाना शुरू कर दिया. So such amazing stories we got to know. So eventually with good quality books plus the whole infrastructure setup, so we are building up this model. So as an organization, so we approached entities which are already making a difference on the ground and provided and supported them with books and the whole infrastructure to do it. And it's again the collaboration. Okay, so share a few pictures from our libraries. Yeah, please. Next. So these are libraries in Uttarakhand, and most of these are in rural areas. Yes, please. Okay. So coming to the impact. So where we have reached. So more than 30 libraries in Uttarakhand, in Pauri, Tirili, Almora, Dehradun, Chamoli, and all in most of the if we talk about Dehradun, all are in outskirts of Dehradun, and other are in interiors of Uttarakhand. So more than 90 libraries across India, as I said, Kashmir se leke Chennai and Gujarat se leke Meghalaya. So we are like spreading all across the country. More than 5,000 students in Uttarakhand, because ये libraries there, but बच्चे आ रहे हैं, they are getting benefit from this and they are just moving. So overall they get more than 5,000 students in Uttarakhand and more than 30,000 students in India. Yeah. Okay. Yes. So kids, अब इसका impact कैसे पता लगा? So we have volunteers and all these teachers जिनके साथ हम काम करते हैं, जो कि ये initiative को आगे लेके जाते हैं. So इनसे जब हमने बातें करती हैं, they come up with very interesting ideas. So जो भी मैं बता रहा था, so we supported we are working with one teacher in Almora district. So जिन्होंने ये बच्चे अपने उत्तराखंड में ग्वाला जाते हैं, right? मतलब जानवरों को लेके चलो भाई चावल लेके जाना है, तो he has this hanging library. तो उन्होंने जहाँ भी किया शुरू कर दिया. So जहाँ वो ग्वाला वाले 10 बच्चे मिले, and he started it. And then it came up कि हाँ यार, this is really making a difference. Through and again the books. जिस तरह से मतलब बच्चों का रिएक्शन दिखता है कि हाँ यार अमेजिंग. This is like some of the recognitions and where we are featured in. Okay, Ministry of Culture, we got covered by them, and all these like Your Story, Dividia, and all the major media portals. Yeah, please. Future. Okay, here we are like looking at. So so this is one kind of vision for the whole life. So जितने भी ज़्यादा libraries हो सके उतनी खोलनी है. Like I got the opportunity to travel, across like multiple countries out of India. जहाँ भी जाके देखते हैं इतनी बड़ी libraries होती हैं, and somehow I really feel that वो उस community को transform करने में बहुत बड़ा योगदान देती है. When we see in our country, I think बहुत ज़्यादा काम करना है, and just imagine how about having some libraries maybe every 20 kilometers, maybe 30 kilometers, and see the transformation in society. And jo bhi another beauty is, if you are going into a library, you are coming out with something, and something very positive. There is no negative impact of this. So we are about to reach our mission 100 libraries. So we are close 95 now. So we are reaching 100 soon. And after that we are starting mission 1,000 libraries all across the country. And the model we are coming up with are reuse and recycle. So we are planning to start a book donation drives, जिसमें हम books लें, sort करें and reuse them. And maximum, we are coming to this sustainable model. Okay, then collaboration all across the country, so that collect, sort and recycle them. Because we are in Uttarakhand, so
जैसे अभी मैं बात कर रहा था, हाउ अबाउट लाइब्रेरीज एट मैक्सिमम पॉसिबल लाइक 20 किलोमीटर पे एक लाइब्रेरी हो. सो वी आर प्लानिंग कि उत्तराखंड आर रीडिंग स्टेट विद मैक्सिमम लाइब्रेरीज ऑन ग्राउंड, गुड क्वालिटी बुक्स, रीडिंग स्पेसेस with more children engagement, and we are looking forward to some government collaborations as well. कि पंचायत घर होते हैं गांव में, how about we transform that into a परिवर्तन center with a library and a counseling center type of thing. So we are also working on that model. Yeah, so expansion like from Uttarakhand to the whole country. Okay, the one request for everyone. So I think बहुत लोग, हम सभी यहाँ पे बहुत ग्राउंड पे काम कर रहे हैं. So एक रिक्वेस्ट सभी से यही है कि any opportunity for library, please contact me. I'll be there for you forever. Thank you so much. And I think, yeah, we are done. Hopefully, I didn't take much time. Everybody is saying that, but you are actually. So, abhi ye, I think this is, I think we don't have control on this. That's what I would say from behalf of everyone. Thank you. Yeah, thank you. Thanks a lot. If you see me standing here, I'd like to call upon Santosh Masiwal. Please, again, requesting. Keep it very short, very brief. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीपीजी जी, जिन्होंने आज हम सभी लोगों को यहाँ पे पुरस्कार के योग्य समझा और पुरस्कार दिया. सभी यहाँ पे एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं. कोई एजुकेशन में काम कर रहे हैं, कोई वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं. लेकिन इन सभी लक्ष्यों जो आपके वर्ग हैं वो किसी न किसी लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम संतोष मासीवाल है और मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ. और सतत विकास लक्ष्य के बारे में यहाँ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग उसे जानते हैं और सभी अलग अलग क्षेत्रों में उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमारी पंचायतें, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकारी योजनाएं, हमारी प्राथमिकताएं, ये किस तरह से इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. हम और मैंने और मेरी टीम ने या मैंने उन सभी माध्यमों पे काम किया है. सबसे पहले मैंने वेबिनार, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एसडीजी के बारे में जाना 18-19 में. जब दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री जी ने विजन 2030 लॉन्च किया, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा और मैंने सीपीजी जी के जो इनिशिएटिव थे एसडीजी के लिए, उनकी तरफ मेरा ध्यान गया. वो देखने के बाद मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे कम्युनिटी तक, लोगों तक, बच्चों तक, युवाओं तक, बुजुर्गों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज का बच्चा कल का युवा होगा और एसडीजी के जो सभी लक्ष्य हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं जब पूरे जन समुदाय की भागीदारी हो, क्योंकि हम किसी एक लक्ष्य के लिए बात कर रहे हैं. और सबसे जो अप्रोचिंग लगा मुझे कि बच्चों के बीच में इस बात को ले जाना चाहिए, क्योंकि कई जो लक्ष्य हैं सीधे उनसे कनेक्ट करते हैं. जैसे हेल्थ का इशू है, हमारे पहाड़ में भी बच्चों में माल न्यूट्रिशन का या उनके एनीमिया का या हीमोग्लोबिन के स्तर का कम था, तो वो उनसे जुड़ा मुद्दा है. क्वालिटी एजुकेशन उनसे जुड़ा मुद्दा है. क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी बचाना उनसे जुड़ा मुद्दा है. और पानी का बचाव उनसे जुड़ा मुद्दा है. क्लाइमेट एक्शन उनसे जुड़ा मुद्दा है. रेडिश इनइक्वालिटी और जेंडर इनइक्वालिटी उनसे जुड़ा मुद्दा है. तो हम इन सब मुद्दों को लेके अलग अलग स्कूल्स में गए, युवाओं से बात की, ग्राम सभाओं में गए और हमने कहीं न कहीं सीपीजी जी जिस कार्य को कर रही थी उससे लोगों के बीच में चर्चा का एक मुद्दा, बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में, पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में इस सतत विकास लक्ष्यों के 17 लक्ष्यों को एक चर्चा का मुद्दा बनाने का कार्य किया. तो ये कोरोना काल, ये जाने के बाद कोरोना काल आया. कोरोना काल में अलग अलग वेबिनार के माध्यम से हम इसमें जुड़े और अप्रैल में ही हमने सीपीजी जी पंचायती राज के साथ मैंने काम करके पूरे 95 ब्लॉक में टीम गठित करके ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान और जिला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान में कैसे एसडीजी का समावेशन आवेदन किया जाए, इसके लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया. और उसके बाद एक मौका मिला ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान और क्षेत्र पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए डेवलपमेंट प्लान में योजनाओं को कैसे प्राथमिकताओं के आधार पर गैप को देखते हुए
ग्राम पंचायत के गैप को क्षेत्र पंचायत में, क्षेत्र पंचायत के गैप को जिला पंचायत में, कैसे योजनाओं का निर्माण हो और किस एसडीजी को वो पूर्ण कर रहे हैं, इसकी जानकारी अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी हो। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए योजना बना रहा है तो कहीं न कहीं किस एसडीजी को पूर्ण कर रहा है इसका ज्ञान उसे होना चाहिए, और अपने प्राथमिकताओं के आधार पर वो कौन सा प्लान कैसे वो किन्हीं अन्य माध्यमों से अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। हमारे जनप्रतिनिधि केवल केंद्र वित्त, राज्य वित्त तक ही सीमित है, उन्हें उतना ही ज्यादा से ज्यादा पता है, एजुकेशन का अभाव है। लेकिन जो ये त्रिस्तरीय पंचायत योजना मॉडल प्लान एक बुक तैयार की गई है सीपीजीजी और पंचायती राज विभाग, और हमने भी उसमें सहयोग दिया है, तो वो एक इतनी बेहतरीन बुक है जिसे अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या पंचायत प्रतिनिधि अधिकारी अगर ध्यान से देख लें तो वो इतने अच्छे प्लान बना सकते हैं कि जिससे हम जल्दी से जल्दी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बच्चों के बीच में काम किया था और पंचायत के बीच में काम किया था, 29 विषयों पे कैसे प्लान बने उसके लिए काम किया था। जनप्रतिनिधियों को, पंचायत प्रतिनिधियों को केवल केंद्र और राज्य वित्त नहीं, उसके अलावा वो जिला योजना से, जिला सेक्टर से, केंद्र पोषित सांसद निधि से, विधायक निधि से, सीएसआर फंड से कैसे योजनाओं को कन्वर्जेंस के माध्यम से अपने एरिया में कार्य कर सकते हैं, इसके लिए अवेयरनेस के काम हम लोगों ने किए। ग्राम पंचायत लेवल पे भी हम लोग गए नेक्स्ट, और इसके लिए अपने ही रिसोर्स से हमने ये प्रोग्राम चलाया और डिस्ट्रिक्ट के जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप हुए अपने रिसोर्स से मैं वहां पे गया और मैंने वहां से जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करी, सीखने की कोशिश करी और उसको बाद में इम्प्लीमेंट किया। और मुझे इस चीज के लिए एक मौका भी मिला कि मैं पंचायती विभाग और सीपीजीजी के साथ मिलके अच्छा सहयोग दे सकूं, अच्छा कार्य कर सकूं। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी जिन्हें अवार्ड मिला उनको बधाई भी देना चाहूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वी हैव सिद्धार्थ माधव। मतलब 5 months ago आई थिंक इसका आया था ना नॉमिनेशन का न्यूज़, तो आई थॉट कि अगर मिला बाय चांस तो मतलब थोड़ा फिट दिखना चाहिए, तो मैंने 5 महीने पहले जिम ज्वाइन कर लिया और 16-17 किलो कम हो गया। तो अभी अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंटेशन चल तो नहीं है, बट हमारा एक छोटा सा स्टार्टअप है टेक्नोहब, तो उसमें मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई है पूरी वेस्ट मटेरियल से और वो सोलर पावर्ड है। तो अभी अगर चल जाता तो देख लेते हैं, बट एनीवेज हाँ, तो हमने एक सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई है। हमने ड्रोन्स बनाए हैं, जैसे शादी वगैरह में DJI कंपनी के ड्रोन्स उड़ते हैं, तो हमने खुद के लोकल ड्रोन्स बनाए हैं जो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी होगी। उसके अलावा लवासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने वर्कशॉप्स कराई हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, रोबोटिक्स की, एंड इसके अलावा डॉक्टर अनिल जोशी जी हैं हेस्को में, उनके वहाँ पे हमने स्मार्ट एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो अभी परसों ही मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझसे पूछ रहा था, मतलब जूनियर है मुझसे, मुझसे थोड़ा टिप्स ले रहा था कि कैसे करते हैं, मतलब पढ़ाई में तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने बोला था कि 9th क्लास में मेरे 4.5 आए थे 25 में से फिजिक्स में, है ना, लेकिन एक ही बार आए थे, मतलब एक ही बार आए थे, इतना भी बुरा हाल नहीं है। तो एक तो ये था, फिर मैंने उससे बोला अगर करना है तो यूसेन बोल्ट पर्सनालिटी होनी चाहिए। लाइक यूसेन बोल्ट क्या करता है कि जब भी उसकी रेस होती है तो वो रेस के बारे में नहीं सोचता, हमेशा सोचता है कि शाम को क्या खाना है या कल मुझे किसके साथ डेट पे जाना है एक्सेट्रा। तो जैसे कि अभी भी चल रहा था, मतलब मेरे दिमाग में प्रेजेंटेशन या स्पीच नहीं थी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि आज शाम को मेरी स्विमिंग क्लास है तो कितने लैप्स मारने हैं, कितनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, तो समथिंग नहीं है। एंड दूसरा ये ओवर थिंक नहीं करना है, लाइक जैसे कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, लाइक आई वाज इन सेंट जोसेफ्स अकेडमी वंस अपॉन अ टाइम। सो मेरा एक फ्रेंड है रोहित था, एंड हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम आस्था था। तो एक बार मतलब वही जो ब्रो स्टाइल होता है बात करने का, मैंने बोला इसे प्रपोज करके चले। वो जो रोहित था, वो तो चैंपियन, डिबेट चैंपियन, फ्रैंक एंथनी मेमोरियल डिबेट चैंपियन, हर चीज़ में चैंपियन, बोलने में, इंग्लिश में टॉपर। तो मैंने बोला मुझे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखो, से प्रपोज करके आओ आप, है ना। तो वो कहने लगे कैसे प्रपोज करूँ, मैंने बोला मुँह से करो और कहाँ से करोगे।
तो फिर वो कहने लगे कि अभी कैसे करूँ, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने बोला कब करोगे, जब 50 साल की जाओगे और खाने की भी दम नहीं होगी तुमने, ऐसे प्रपोज करना समथिंग लाइक दैट। एंड तीसरी चीज़ है कि मतलब इससे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कार ड्रोन्स, इसमें थोड़ा सा फनी ट्विस्ट है। लाइक मुझे गलती से एक बार अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड का वो सीवीवी नंबर पता चल गया कहीं से, तो मतलब एक्साइटमेंट होती है ना, ऑर्डर प्लेस किया तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया मतलब वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है एक बार अगर एंटर किया। तो बिल आया 72,000 का क्रेडिट कार्ड का। मतलब आगे की कहानी खुद ही सोच लीजिए, डिपेंडेंट है। बट मतलब वो सब वर्थ इट था, मतलब एवरीथिंग वाज वर्थ इट। उसके बाद मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, सक्सेसफुल भी हुए काफ़ी सारी चीज़ें। एंड लास्ट थिंग, अगर आप लाइक जॉब कर रहे हो अगर उसमें सचमुच में इंटरेस्ट है तो किस्मत भी साथ दे देती है। लाइक मेरा 10th एग्जाम है, वो बोर्ड एग्जाम कोविड की वजह से कैंसिल हो गए, टेक्नॉन चल रहा था उस वक्त हमारा। 12th के एग्जाम थे वो भी कोविड की वजह से कैंसिल हो गए, जेईई मेंस का एग्जाम भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए। एंड वो ऑटोमेटिक मार्किंग थी तो सब मुझे 85-86 मिल गए। मैंने बोला ठीक है, तुक्के से अच्छी मार्किंग मिल गई। तो बस यही है। तो एक यूसेन बोल्ट का हो गया हमारा, यूसेन बोल्ट पर्सनैलिटी, एंड दूसरा कि मतलब वही क्रेडिट कार्ड वाली स्टोरी है, एंड एक ये वाली है किस्मत वाली स्टोरी, एंड एक ओवर थिंक नहीं करना है बस। अरे ओवर थिंक एक और है मेरे पास, तो वही कि मेरा एक फ्रेंड ना साइंस एग्जीबिशन के लिए गए थे कॉलेज से इंजीनियरिंग रोटी में। तो वहाँ पे मतलब मेरे फ्रेंड को प्रेजेंट करना था, तो उसने बोला था मुझे डर लग रहा है, जजेस मुझे देख रहा हूँ मैं। मैंने बोला जजेस में शनि भगवान नहीं होते मतलब कुछ नहीं होगा, आराम से बोलो, है ना। तो मतलब यही है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड 4 मिनट 55 सेकंड में हो गया पूरा। Thank you so much for giving us the time. Now we have Green Network. सर आप और मैं साउथ इंडिया बढ़िया, और कोई वेरी गुड। आप नहीं आप ठीक है, दिल से शायद ठीक है, तो आप भी वेरी गुड। तो मेरी जो खराब हिंदी ना, आप बस साउथ इंडिया दक्षिण वाली बेंगलोर केरल उस पर आप वो कीजिए, लेकिन जो मैं बोलने वाली हूँ गढ़वाली में वो सुन लीजिए। अपनों को अपनों तय अपनों की भागीदारी बिटिन चलन वालन रेडियो सामुदायिक रेडियो ची। अपनों को अपनों तय अपनों की भागीदारी बिटिन चलन वालन रेडियो सामुदायिक रेडियो ची। This is the definition that मंदाकिनी की आवाज़, a station that we at People's Park Collective have been capacity building for the past 10 years, और उन्हीं के definition है प्रशिक्षण के तौर से खुद अपना definition लिखा कि ये है क्या चीज़। तो हमारी ये है कि कम्युनिटी रेडियो एक बहुत सिंपल से लोग बोलते हैं ना, लास्ट माइल तक जानकारी भिजवा दीजिए, बस रेडियो पे चलाओ रीच हो गया। उसमें तो इवन 1% का जो शक्ति है, जो क्षमता है इस माध्यम में, वो भी छूता नहीं। कम्युनिटी रेडियो एक इकोसिस्टम है, और इसलिए उम्मीद नेटवर्क जिसके लिए हम लोग ने ये पुरस्कार मिली है, ये एक इकोसिस्टम है। उसमें एक छोटा सा हिस्सा है हम लोग पीपल्स पार्क कम्युनिटी। इसमें 5 और रेडियो स्टेशन हैं आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफ उत्तराखंड, और सब 5 को इन्वाइट नहीं कर पाए और शायरा जी के हाथ बांधे थे, इसलिए एक पार्टनर है हम, अरुण जी और मैं, जो पीपल्स पार्क कलेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस उम्मीद नेटवर्क के फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं। रेडियो स्टेशन इसमें हैं आपके मंदाकिनी की आवाज़, साहिब सर ने सुना होगा। सर आप जाल चौमासी आपके वहाँ फील्ड वर्क भी किए हैं हम। एक है मंदाकिनी की आवाज़, दूसरा है कुमाऊनी जो मुक्तेश्वर में बहुत सारे लोगों को पता है। एक है आपके रेडियो खुशी जो मसूरी में है, आपके रेडियो जिंदगी जो क्लेमेंट टाउन के ग्राफिक एरिया, और एक पंतनगर जलवानी। तो प्लीज़ उन सब के लिए तालियां। सब मौजूद नहीं है लेकिन ये पुरस्कार हम सब के लिए। आज के इस मौका हमारे लिए ये सिर्फ बताने हैं कि कम्युनिटी रेडियो एक बहुत पावरफुल इकोसिस्टम है। और जैसे सर आप वेस्ट वॉरियर्स के बारे में बोल रहे थे, सोच लीजिए हर एक सुनने वाले कल अगर एक वेस्ट वॉरियर अपने दिल और दिमाग में हो जाते हैं, जॉब डन। आप कुछ बोल रहे थे सर आपके होम स्टेज उत्तराखंड में जितने कोने कोने पे हो रहे हैं, सोच लीजिए आपकी टीम और आपके जो अनुभव इसी रेडियो के माध्यम से आप बात करें, लोग फोन करें, SMS डालें, अपनी गढ़वाली में पूछे कि यार मैं भी करूं,
उसी माध्यम से जहां आप एक इस मंच में कितने लोग हैं, 100 लोग, 50 लोग, बस सीमित सामुदायिक रेडियो पे अभी आज की उम्मीद नेटवर्क जो ये 5 स्टेशन है, 1.5 मिलियन पीपल आपके उत्तराखंड में उसको सुन रहे हैं, और सिर्फ सुन नहीं रहा, उसको उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, अपना मंच है वो। लोग मंदाकिनी में बोलेंगे मेरी मंदाकिनी, ये है फर्क। कोई नहीं बोलते मेरी ऑल इंडिया रेडियो या मे बी मेरी फलाना प्राइवेट एफएम, वो गीत सा बोलता है, ढोल ले वो, लेकिन ये जहाँ पे अपना आवाज़, आपके गीत, आपके संगीत, आपी के विचार, स्कूल टीचर हो तो शिक्षा के कार्यक्रम में सर का मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है उस परिचर्चा में। सिर्फ हम लोग ने जो सोचते कि चलो बाहर से पढ़े लिखे हैं, हम एक मंत्री, कोई और, कोई मैं, हाँ बीबीसी में किया मुझे होना है, नहीं, हर एक जो गांव में है उन सब में अपने ही क्षेत्र में विचार है, आइडियाज है, सॉल्यूशंस भी हैं, और ये ऐसे एक लाइव मंच हो जाता है, क्योंकि ये नुक्कड़ नाटक में आप आगे नुक्कड़ नाटक जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी बुरा मत मानिए, एक उदाहरण देती हूँ। कम्युनिटी रेडियो में रेडियो ड्रामा बहुत पावरफुल होते हैं, और हमारे एक किस्सा है जहाँ पे एक श्रोता मंदाकिनी में आज 5-8 साल हो गए हैं, वो हर महीना आता है लड्डू, मिठाई और कुछ फूल के साथ। क्यों? क्योंकि एक ड्रामा थी 8 साल पहले नशा मुक्ति के बारे में, जो अनेक बार उसी रेडियो पे अनेक टाइम पे बजाया था, और उसमें सरिता के नाम नहीं ली, कोई और फलाना पूनम जो शायद नशा में डूबी थी। तो मैं सोची हे बाप रे, मैं नहीं, लेकिन जो कहानी हो रहा है वो कहानी में मैं देखती हूँ कि बॉक्स ये मैं भी करती हूँ, ये शायद मेरा फैमिली भी जूझ रहा है इससे, और फिर उसमें सोल्यूशन भी आ रहा है कि आप ये कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, फलाना संस्था आप ही के गांव में नशा मुक्ति के लिए ये कर रहे हैं, सरकार ने ये नंबर दिया है। तो ये उम्मीद नेटवर्क एक मेल्टिंग पॉट हो गया ऐसे चीज़ों के लिए, इसलिए SDG 17 के लिए पुरस्कार मिली है, क्योंकि गठबंधन के लिए ये सबसे मस्त नेटवर्क है। मैं आप सबको निमंत्रण कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने जितने भी अभी आप लोग से सुने, सबके मेरे दिमाग में आपके साथ कोलैबोरेट करना है, आपके साथ करना है, आपके साथ करना है। ऐसे तो फिलहाल नहीं होगी, लेकिन एक कदम लेके उम्मीद, सबने ये भी शब्द यूज़ किया, मैंने सुना, हर लोग ने उम्मीद बोला। तो इसी उम्मीद से मैं और अरुण जी और हमारी पूरी टीम उम्मीद नेटवर्क आपके सामने लग रहा है। प्लीज़ देख लीजिए, सुन लीजिए, सोचो, चक्को, आके मिलो रेडियो स्टेशंस को। एक कम्युनिटी रेडियो एक अच्छी सी लाजवाब चीज़ है, इसलिए मैं 20-25 साल से रेडियो वाली हूँ, और पीपल्स पावर कलेक्टिव मैंने शुरू किया उस यूके में, इंग्लैंड में, और फिर इस यूके में सीधा आ गया, और अभी दोनों यूके को बस एक ढोल दमाव होने वाली है। थैंक यू सो मच। 15-20 मिनट ही बचे हैं, तो प्रेजेंटेशन ना करके people can just Thank you very much for the prestigious award. Just to let you know that 2.5 years back I started a biofloc unit in fisheries in Khatima, and that was after Corona hit. Made me close down my 2 businesses, so I didn't know what to do. मैंने एक biofloc unit which was the first in Uttarakhand and the biggest fisheries में start किया, and along with that धीरे धीरे उसमें मैंने ये किया, ये सोचा कि मैं और लोगों को इसके जरिए कैसे काम दे सकता हूँ। So what I did was that 4-5 लोगों को इकट्ठा करके मैंने कहा भैया तुम 30 किलो मछली लो, जाओ बेचो, you make money, right? So slowly that model has actually started working. तो मैंने उसमें पोल्ट्री भी इंक्लूड किया. So I want to make it something where people can actually go and make a living out of that unit that I've set up. That's one. Second, with creativity, innovation, it's a new technology. I've managed to put about 50-55,000 fish in 1 acre. Otherwise, if I had a 1 acre earthen pond, मेरे को कितने 8 या 10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा मैं मछली पाल सकता, right? So this is a new technology. Thank you very much. New technology, and I've actually helped farmers set up this biofloc units in Dharchula. And there is a lot of, because it takes very less space. It's just 4 meter diameter tanks. तो अगर किसी के पास पानी की व्यवस्था है और आपके पास जगह है, आप आराम से 1 या 2 टैंक रख के, I mean you can actually rear fish जितना आप एक करीबन 200 मीटर या 300 मीटर के आप एक पॉन्ड में
रेयर करेंगे. So I'm working on this, and with the help of Fisheries Department, I would actually want to take this time to thank the Fisheries Department of Uttarakhand, Mr. Chimmal sir, Udham Singh Nagar ke Ravinder ji, Amit ji. These guys have really helped me, and because it was new, something new which nobody had tried before. Yes. So this is what I'm doing in a nutshell, right? And thank you very much. Good afternoon, everyone. Thank you, Panji and NDP, UNDP officials, CPGG officials, and all the champions. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 शब्द बोलूँगा कि हम लोग टीचर्स हम तो बोलते रहते हैं, बोलेंगे तो फिर एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो बंद नहीं होते, इसलिए मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करूँगा. जब लॉकडाउन था चारों ओर, तो गांव के बच्चों के बिल्कुल किताबों से, स्कूल से दूर थे. इवन और हम लोग सबसे पहले हमने लॉकडाउन के 15 दिन के भीतर अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी थी, और वी आर द फर्स्ट स्कूल हु स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस इन इंडिया. आई एम टॉकिंग अबाउट होल इंडिया. तो मैंने सोचा कि हमारे उन बच्चों का क्या होगा जो मेरे गाँव में, बिल्कुल अल्मोड़ा से 125 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, वहाँ क्या होगा. तो मैंने उन बच्चों के लिए सोचा. तो सबसे पहले मैंने सोचा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम घर घर तक पहुंच सकते हैं. तो मैंने सबसे पहले इंटर कॉलेज के मैथमेटिक्स टीचर, तो मैंने पूरे इंटर कॉलेज के मैथमेटिक्स टीचर्स को पकड़ा. और कैसे पकड़ा? डाइट के थ्रू, SCRT के थ्रू, डाइट के थ्रू, क्योंकि आई एम द ट्रेनर फॉर SCRT. तो मैंने उन टीचर्स के बाद में पहुंचा और मैंने उनको बताया कि गूगल क्लासरूम कैसे स्टार्ट की जाती है. फिर मैंने उनको बताया जैम बोर्ड कैसे स्टार्ट किया जाता है. टीचर्स को पढ़ाया सबसे पहले, और 1200 टीचर्स, ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट रहा कि तो पहली मीटिंग में तो 1200 टीचर्स को मैंने सबसे पहले क्लास दी थी देहरादून में बैठ. फिर उसके बाद बायो टीचर्स को मैंने काहूट विजय, काहूट ट्रेनर, गूगल ट्रेनर, तो मैंने वो सारी चीज जो मैंने वहां से सीखी वो सब उन टीचर्स को पढ़. मैंने कहा टीचर्स का तो जब लॉकडाउन थोड़ा कुछ दिन थोड़ी ढिलाई हुई तो मैं अपने गांव गया. तो मैं गांव में गया तो मैंने बच्चों से कुछ चीजें पूछी गांव में, अपने गांव में. तो बच्चों को कुछ नहीं आ रहा था. उन्होंने कहा हमारे टीचर्स हमें व्हाट्सएप में भेज देते हैं और खुलता नहीं, और घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, खुलता नहीं है. तो मैंने मेरे खुद के घर में 21 टीचर्स हैं. तो मैंने अपने भांजे, भतीजे, भाई सबको बुलाया. मैंने कहा एक क्लास की दे रहा हूँ, हर आदमी एक बच्चे को पढ़ाएगा, अपने घर का टास्क दे रहा हूँ. तो वहां से स्टार्ट किया. मेरे बच्ची जो दून स्कूल से पढ़ी, मैंने सबसे पहले जब वो बच्चों से पूछ रही थी तो बच्चों को रिसिप्ट बोल रहे थे, प्लम्बर बोल रहे थे. उनका प्रोनाउंसिएशन देख के बड़ा ताजुब हुआ हमें. तो हमने सबसे पहले अपने गांव के बच्चों को वहाँ इकट्ठा करके उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक किया. और वो भी कहाँ आना चाह रहे थे. तो मैंने उनको एक हीरोइन की कहानी बता के, मैंने उनको मालूसाई, राजूला मालूसाई की कहानी बता के उनको इकट्ठा किया गाँव में. जब वो बात पूरे इलाके में फैले, मेरे लोकल डाइटी गोल जी कौन थे और वो एक काशीलाल भैरव क्या होते हैं, उस टाइप वो लोकल एरिया जो मासी, चौखुटिया, विकेशन, वो शालदे, देघाट, सब उस एरिया के जितने भी डाइटीज हैं उन डाइटीज के बारे में बताते हुए मैंने लोगों को इकट्ठा किया. और चलते चलते बात सारे गाँव में फैल गई. और अब मैं हर जगह तो मैं गाँव में चल नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास केवल 15 दिन की छुट्टियां थी. तो फिर मैंने क्या किया, हर गांव में जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे उनको इकट्ठा किया धीरे धीरे. और आज हम करीब 25-26 गांव में ऑनलाइन माध्यम से रोज शाम को 7 से 8 हम पढ़ाते हैं बच्चों को. और ये हमारी जर्नी है और इसमें हमने बहुत चीजें कर रहे हैं. अभी फिर हमने क्या किया, कई गाँव में, कई 5 स्कूल में हमने वाटर कूलर लगा दिए हैं. ये सब मेरे बच्चों के माध्यम से हमने कई जोड़ी जूते बांध दिए हैं. और ये सब बच्चे, स्कूल के बच्चे रोज पढ़ाते हैं और वही करते हैं. फिर एक स्कूल ने कहा कि हमारे पास वो असेंबली होती है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो एक बच्चा सिंगापुर का मेरे पास है, उसने कहा जो खर्चा आएगा मैं ले लो, खरीद लूँ. तो यहीं पर अपर कंडोली पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के पास वो एक स्कूल है, तो वहाँ मैंने लाइब्रेरी भी बनाई. वहाँ पर हमने बहुत चीज़ें इस टाइप से हम करते आ रहे हैं. और तो मैं एक ही चीज़ याद रखता हूँ, क्योंकि मैंने कहा मास्टर तो रुकना मुश्किल होता है. एक सब बोलूँगा जिसको मैं बिलीव करता हूँ. गांधी जी, सोनलाल नेहरू जी ने लिखा था, चल पड़े जिधर दूर तक मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर एक दृष्टि, गड़ गए पड़ गई कोटि दृग उसी ओर. तो हम लोग स्टार्ट ये काम करते जाएं. गांधी जी के
के बारे में जो 16 लाख द्विवेदी जी ने कहा, तो आप सारे चैंपियंस के पीछे हजारों लाखों लोगों की लाइन लगती रहेगी। कीप ऑन डूइंग गुड वर्क। थैंक यू वंस अगेन। Thank you, sir. National Association. Sorry. मैं श्याम दानव हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नैक उत्तराखंड, जो कि हल्द्वानी में स्थित है, उसके लिए काम करता हूँ। उसका फाउंडर और महासचिव हूँ। मैं इस कार्यक्रम में आयोजित किए जाने के लिए सबका आभारी हूँ। और मैंने इससे पूर्व जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दिए। अब मुझे डरे लग रही थी मैं किस तरह अपना प्रेजेंटेशन दूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं मैडम और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैडम, ऐसा प्लेटफॉर्म पहली बार मुझे मिला। एक्चुअली हम भी इस दौर से गुजरे कि हमने सोचना पड़ा कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जो अचानक सामने आ जाती हैं, तो उसका सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि मैंने दृष्टिबाधित दिव्यांगों को बहुत नज़दीक से देखा और प्रयास किए। जब मेडिकल साइंस फेल हो गया, क्योंकि डॉक्टर से जवाब दे दिए, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो जैसे एम्स हो गया और सेंट्रल नेफ्रोलॉजी का, उन्होंने बता दिया कि अब रोशनी लौट पाना संभव नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप इनको शिक्षित करने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर मैंने कई इंस्टीट्यूशन विजिट किए जो दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। मुझे ये लगा कि अगर इनको एक स्पेशल स्कूल में डाला जाएगा तो उससे क्या है, वो केवल स्कूल के अंदर ही रहेंगे और बाहर की दुनिया को उन्हें पता नहीं होगा, और जो लोग हैं समाज के उनको नेग्लेक्ट करेंगे, और जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो भी अपने को हीन भाव से ग्रस्त समझेगा। इसके लिए हमने प्रयास किया कि जो हमारे क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थी हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह रखने का प्रयास किया जाए। तो हमने 23 सितंबर 2003 में इसकी शुरुआत की। न हमारे पास कोई जगह थी, न संसाधन थे, परंतु मन में एक विचार था कि हमारे क्षेत्र के जो ऐसे दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए हमने गैराज से 2004 में स्टार्ट किया। पहले साल हमें 11 बच्चे मिले। हमने गाड़ी भी रखी, प्रतिदिन उनको हम लाते थे और स्पेशल एजुकेटर हमारे पास थे, शिक्षित करने का प्रयास किया। परंतु ये रही कि हमें एक साल बाद कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि घर से कोऑर्डिनेशन मिलता नहीं था और ब्रेल भी कोई जानते नहीं थे। माता पिता को इतना इंटरेस्ट नहीं होता था कि उनका बच्चा कुछ सीखे। तो फिर हमने एक आवासीय संसाधन केंद्र गोलापार में स्थापित करने का प्रयास किया। उस टाइम जिला डॉक्टर राकेश कुमार जी थे, क्योंकि वो आई सर्जन रहे थे, उनकी वजह से हमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने एक कैंप रखा, उन्होंने खुद विजिट किया, जहाँ 30 छोटे छोटे दृष्टिबाधित विद्यार्थी थे, उनको देख के दंग रह गए। पूछा कि किस तरह तुम्हारा प्लान है। हमने उन्हें प्लानिंग बताई, परंतु संसाधन नहीं थे। फिर उन्होंने हमें सहयोग किया। 2005 में हमें 0.63 हेक्टेयर पर भूमि मिली, उसमें हमने एक पहला ब्लॉक डेवलप किया। 2009 में 8 बच्चों के साथ हमने नेट का प्रारंभ किया। सभी बच्चों को हल्द्वानी के विभिन्न विद्यालयों में मेन स्ट्रीम में एडमिशन मिल गया, परंतु समस्या ये थी कि वहाँ कोई बताने वाले टीचर नहीं थे। हमारे बच्चे दिन में बैठते और शाम को लौट के आते थे। तो हमने जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से पढ़ा उन्हें हमने 12th के बाद मुंबई भेजा, वहाँ से 2 साल का उन्हें स्पेशल एजुकेटर डिप्लोमा दिलाया। आज हमारे पे 20 ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारे यहाँ से पढ़ाई शुरू की और आज स्पेशल एजुकेटर बन चुके हैं। हमारे संस्थान से नैब से शिक्षा ग्रहण कर 15 लोग गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं, जिसमें 2 लोग पीओ बन गए हैं, कोई रेलवे में टीसी बन गए हैं और कई लेक्चरर बन चुके हैं। समाज के उदार लोगों का हमें बड़ा सहयोग मिलता है और हमारे जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार का, हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिला। इस कारण हम 100 से अधिक दिव्यांग ब्लाइंड बच्चे हमारे आवासीय संस्थान केंद्र में निवास करते हैं और हल्द्वानी शहर के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। हमारे पास वाहन है, प्रतिदिन हम विद्यालय छोड़ते हैं। वापस आने के बाद हमारे स्पेशल एजुकेटर में जो दिक्कत आती है उसको पूरा करते हैं और उनको समझाते हैं। और हमारे बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए भी 94% तक मार्क ला चुके हैं। इसी बार एक बच्चा 86% लाया है।
तो मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे अवार्डी जी यहाँ हैं जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, आप उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से हैं, मैं ऐसा अनुरोध करना चाहूँगा आपसे, जो भी ऐसे विद्यार्थी आपको मिले हम उन्हें आवासीय संस्थान के में रखें, निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं, आपका हमें सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए। मैं एचडीसी गोलकीपर परिवार को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आमंत्रित कर आज एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। ज़्यादा समय नहीं देते हुए मैं आपको धन्यवाद दूंगा मुझे अंदर देने के लिए। नमस्कार। काम करता हूँ, मैं करीब 6 साल से काम कर रहा हूँ। एक ऐसा संगठन है जो 2010 से काम कर रहा है और इकलौता संगठन ऐसा था जो सरकार की सुविधाओं से पहले, सॉरी मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार की सुविधाओं से पहले एक मुहिम ले आया था उत्तराखंड में। हमारा जो ट्रीटमेंट सेंटर था वो 2005 में खुला था और जब से हमारी मुहिम शुरू हुई थी 1991 में शुरू हुई थी। 2000 से पहले हम मुहिम शुरू कर चुके थे पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत में। और हम लोगों ने तब शुरू किया था जब शायद लोग HIV के बारे में जानते भी नहीं थे। हम इकलौती संस्था ऐसी थी जिसने HIV के बारे में एक्सेप्ट किया। हमारे जो बोर्ड के मेंबर थे जिन्होंने शुरू किया था, उनका जो सपना था वो कई हद तक पूरा हो चुका है। कई लोग उस सपने के पीछे मर चुके हैं। उन्होंने इस सोच के साथ काम किया था कि हम एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास HIV का ट्रीटमेंट होगा, हमारे पास HIV रिलेटेड सर्विसेज होगी और हर डिस्ट्रिक्ट में सुविधाएं होगी। आज उनके बलिदान से, उनके सहयोग से, उनके मूवमेंट से आज हम इस लेवल पहुंच चुके हैं कि आज HIV के लिए ट्रीटमेंट है, प्लस अदर सर्विसेज के लिए भी फ्री ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दी है। ये हमारी संस्था का नाम है। क्योंकि हमारा शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आप सीधे फोटोज पे आ जाइए, मैं शॉर्ट में निपटाता हूँ। बात शॉर्ट करिए तो इसके मैं परिचय बुलाऊंगा क्योंकि हम लोग एक संगठन है जो कि HIV पॉजिटिव लोगों द्वारा चलाया जाता था और अभी भी हमारे पास 2400 से ज़्यादा अधिक लोग हैं जो कि HIV पॉजिटिव है और रेगुलर हमारे साथ इंटरेक्शन में है, जिनको हम लगातार सपोर्ट देते हैं। और हम सिर्फ एक पॉइंट को HIV जो होगा उसको हम टच करते हैं, लेकिन उसकी ऑल एंड ऑल एस्पेक्ट को हम टच करते हैं। उसमें हम एजुकेशन, फूड सेफ्टी, हर पार्ट को टच करते हैं। हमारा सिर्फ कंसर्न एक ये है कि अगर वो HIV पॉजिटिव है उसके जीवन से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक का हमारा, वो जो हमारी टीम ने मुहिम शुरू की, उन्होंने कहा था कि जीवन से लेकर हम मरण तक उसके साथ रहेंगे और वो मुहिम आज तक रही है। हमने कुछ ऐसे अंतिम संस्कार भी किए हैं जिनके परिवार ने उनकी लाशें छोड़ दी थी हॉस्पिटल्स में क्योंकि पॉजिटिव था। तो हमारी टीम में, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, मैं खुला कहता हूँ, एक बढ़िया रुक लीजिए, बैक लीजिए, बैक थोड़ा ये कंडीशन आप देखेंगे। ट्रीटमेंट नहीं लिया था बिफोर द ART ट्रीटमेंट, ये WHO का है, और आफ्टर ART ट्रीटमेंट की कितना फर्क आया है ये वर्ल्ड वाइड था। और ये जो बिफोर ट्रीटमेंट देख रहे हैं ये तब भी था जब ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, क्योंकि कम्युनिटी मूवमेंट चला, लगातार वॉलंटियरशिप चलती रही। तो आज हम इस लेवल पहुंच चुके हैं। ये जो आप लेफ्ट वाली फोटो देख रहे हैं, एक दवाई खाने के बाद में ऐसे थे कि साइड इफेक्ट इतने ज्यादा थे दवाई के कि एक दिन में 36 गोलियां, यानी एक कटोरी भर के आप रोज मेडिसिन खाते हैं तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, सिर्फ मेडिसिन पे जिंदा रहेंगे। और मैक्सिमम 3 साल 4 साल के बाद तड़प के मर जाते थे। क्योंकि हमारी कम्युनिटी और पूरे ऑल ओवर इंडिया कम्युनिटी मूवमेंट चलता है, जिन्होंने इतना एडवोकेट किया, इतना प्रेशर किया गवर्नमेंट पे, इतना सपोर्ट मांगा गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हमें इतना सपोर्ट दिया कि आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक लिंक ART सेंटर है जहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। हर एक CSC PSC में HIV टेस्टिंग होती है। इवन देहरादून में अकेले 5 ART सेंटर, यानी एक ऐसा सेंटर है जहाँ फुल ऑफ ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, हर सुविधाएं HIV पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्योंकि ये पॉसिबल होता है सिर्फ कम्युनिटी मूवमेंट की वजह से। इसको फास्ट ये हम दिखाते हैं, ये वाला मेन है, मैं 2 मिनट और लूंगा। हमने शुरुआत की, जब मैं शुरू किया था तो मैं एक्चुअली मैं इसका पार्ट 5 साल पहले बना हूँ। जो लोग आप दिख रहे हैं इन्होंने शुरुआत की थी, कभी किसी का होटल मांग लिया किराए पे कि हमें एक मीटिंग करनी है, लोगों से बुला कर लाए, हम एक ऐसी संस्था चाह रहे थे जो HIV लोगों के काम करेगी। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नहीं चाहूँगा मेरा डिस्क्लोजर हो, तो किसी होटल से मांग लिया, किसी गार्डन में चले गए मीटिंग करने के लिए, कभी किसी हॉस्पिटल की जगह ले ली, कभी किसी छोटा प्रीमाइसिस मिल गया, कभी किसी घर में बोल लिया कि हमें आपका घर थोड़ी देर चाहिए, आपको मंदिर चाहिए, आपको गुरुद्वारा चाहिए, हमें मीटिंग करनी है। पैसा किसी के पास नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज किसी के पास नहीं है, नॉलेज भी किसी को नहीं है, बस ये चाहिए कि कोई सुनने वाला हो, किसी को समझा सके। जो लाइफ हम जी चुके हैं वो लाइफ कोई और ना चाहिए। तो ऐसे कई मूवमेंट्स आए जहाँ ये आप देखेंगे, हमने ऐसे आप देखेंगे गाड़ी ऋषिकेश पार्क है, वहाँ जाके मीटिंग करी है, हॉल्स मांगे हैं, गुरुद्वारे मांगे हैं, मंदिर की जगह मांगी है, हमें मीटिंग करनी है। और फिर जाके हमने मूवमेंट शुरू किया था 2010 में। कोई भी एक्सपर्ट नहीं था, किसी को इवन मीटिंग में लिखने तक नहीं आता थे, हमने फोटो तक भी नहीं खींची।
जब हमसे अवार्ड के लिए फोटो मांगेगी, आप फोटो शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, हमारे पास रिकॉर्ड था नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट थे नहीं, हमें मतलब ही नहीं था कि हमने काम करना है। हमारा एम था, जो हमारे बोर्ड ने बताया था, जो हमारे बोर्ड मेंबर है वो ये कहते थे कि हम तरसते थे अपना जैसा व्यक्ति देखने के लिए। वो वेट करते थे कि इस हफ्ते में एक मीटिंग होगी तो मैं अपने जैसा दूसरा व्यक्ति देखूंगा, मैं उससे बात करूंगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि अकेला मैं दुखी नहीं हूँ। क्योंकि जब आप अपने जैसे लोगों से मिलते हैं तो आप एक्चुअल प्रॉब्लम समझते हैं, कुछ जानते हैं। फिर हमने बहुत बड़ा मूवमेंट करा, रैलीज करी, अवेयरनेस किया, और ये हमारा कुछ कैंपेन थे जब हमने पूरे और उत्तराखंड को पैक कर दिया था, सब कम्युनिटी सपोर्ट से, गवर्नमेंट सपोर्ट से, मूवमेंट सपोर्ट से। हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर सीएम थे उस टाइम के, उन्होंने सपोर्ट किया। और जैसे आपने बताया कि हम कम्युनिटी के ऑल इन ऑल सपोर्ट के काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई, स्कूल एजुकेशन, अवेयरनेस, मास्क भी उन्होंने कोरोना में काम किया बहुत सारा, शादी, बच्चों की प्लानिंग, डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, पास्ट डिलीवरी। और उसका प्रयास ये हुआ कि आज हम भारत सरकार, जिसका एक विंग है नेको, नेशनल एज कंट्रोल सोसाइटी, उसके लिए वॉलंटरी मैं पर्सनली कंसल्टेशन करता हूँ, वॉलंटरी कंसल्टेशन, और उनकी पॉलिसी डेवलपमेंट काम करके हमने यूएनडीपी के लिए भी वॉलंटरी कंसल्टेशन किया है कि किस तरह आप HIV पॉजिटिव मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एक बेटर सर्विस दे सकते हैं, और किस तरह हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये हम लोगों ने कुछ नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए वॉलंटरी कंसल्टेशन की है कि किस तरह हम अपने जो नेक्स्ट पॉलिसी होगी, नेक्स्ट फ्रेमवर्क होगा 2030 का एजेंडा, उसमें हम कितना बेटर कर सकते हैं और कितना बेटर हम अचीव कर सकते हैं, ताकि हम इजीली 2030 के एजेंडा को अटेन कर पाए। थैंक यू सो मच। First of all, thank you very much all the kind of participants and all the jury members, STG. So I think सभी लोगों के पास काफ़ी चीज़ें थी बताने के लिए, स्पेशली उनके पास काफ़ी काम है बोलने के लिए, तो बताना चाहते हैं। स्पेसिफिकली मेरा नाम डॉक्टर विनोद सुखारी है, मैं टाटा ट्रस्ट में हूँ, हिमोथन की एक नोडल एजेंसी है। उसमें मैं वाटर वर्टिकल को देखता हूँ, और मैं करीब 17-18 साल से वाटर में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। अगर आप हमारी और वाटर में काफ़ी इनिशिएटिव्स उसको देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट है tatatrust.org और हिमोथन.org, उसमें आप देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जो पहाड़ में या जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयन रीजन में अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली जो वाटर गवर्नेंस है वो कम्युनिटीज़ के पास है। हम लोग अभी कई लोगों ने बताया कि जितने नॉलेज आ रहे हैं उनको भी पहले हम लोग जो पूछते थे, देखते थे, तो वो जो मूवमेंट है वो सोशल फैब्रिक है, वो काफ़ी वीकन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और काफ़ी सारे इशूज हैं ट्रेडिशनली आप देखिए, जैसे क्लाइमेट चेंज है या बहुत सारी चीज़ें हैं, या जो विंटर रेन्स की काफ़ी कमी है, बहुत से रीजंस हैं बेसिकली। तो हम लोग पिछले करीब 12-13 साल से हम बड़ा क्लोजली गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी हमारे काफ़ी काम है। तो उसमें हम लोग बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं वाटर सिक्योरिटी के ऊपर लेके, वाटर सैनिटेशन के लेके, वाटर मॉडलिंग के लेके जल जीवन मिशन के साथ भी हम बहुत काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल एक ही वो है, आप लोगों से सब मैं चाहता हूँ कि रेन्स आने वाले हैं, तो आप सब लोग उस मुहिम का हिस्सा बनिए, जुड़िए उसमें, और वाटर कंजर्वेशन में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाइए। बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहें तो वाटर बचाने की, क्योंकि हम लोगों ने जो भी एक्टिविटीज़ की बात करें बिना वाटर के संभव है नहीं। तो वाटर गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आई विश कि आप सब लोग इस माध्यम से भी हो सके तो जरूर बचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर अभी SHAG से हिमांशु जी। धन्यवाद मैम। सबसे पहले CPEP-GG का और सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर अभिवादन और प्रणाम। क्योंकि मुझे 5 मिनट से 3 मिनट का समय मैम ने दिया था, अभी 2 मिनट कह दिए, कोई बात नहीं। मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ एक कहानी से। एक जंगल में आग लगी हुई थी और बहुत भयंकर आग थी, और वहां रहने वाली एक चिड़िया पास बहने वाली नदी से पानी डुबकी लगाती, पंखों में पानी डालती और फिर आग के ऊपर छोड़ती। तो बाकी चिड़िया बोली कि पागल हो गई चिड़िया, क्या इस तरीके से आग बुझेगी? तो चिड़िया बोली, मैं अपना काम कर रही हूं, आग पानी से ही बुझेगी, मैं अपना काम कर रही हूं, और सभी लोग यदि अपना अपना काम करें तो आग जरूर बुझेगी। यही सेज कर रहा है। सन 2000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से
MSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद जब लोग विदेशों की ओर जा रहे थे, तभी एक बंदा वहां से अपने गांव वापस लौट आया और 2004 में सेज की शुरुआत। बंदा था रत्नाकर पांडे। सेज काम करती है पार्टनरशिप पर। मेरा फेवर करेंगे, प्लीज मुझे बताएंगे कि सोशल वर्क कौन कौन नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं प्लीज अपना हाथ उठाएं। किसी भी रूप में समाज सेवा, जिनके दिलों में ये भावना है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं, प्लीज अपना हाथ उठाएं। सभी कर रहे हैं तो हम क्यों ना एक साथ करें। आप जो काम कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूं, वो आप भी कर रहे हैं, वो आप भी कर रहे हैं, तो हम में ऐसा क्या है कि हम अलग अलग करें। हम क्यों ना अपनी भागीदारी को अपनी साझेदारी बनाएं। जो काम हम पिथौरागढ़ में कर रहे हैं वही काम आप नैनीताल में कर रहे हैं, वही उधम सिंह नगर में हो रहा है, वही देहरादून में हो रहा है। इसी उद्देश्य के साथ 2004 में SHEG की स्थापना हुई, सोसाइटी फॉर हिमालयन एनवायरनमेंट एंड जियोलॉजी। उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, महिला उत्थान, बच्चों की शिक्षा। बात चलते चलते 2004 से काम शुरू हुआ और बिना किसी साझेदारी, गवर्नमेंट की साझेदारी, सरकार अपना काम कर रही है, हम उसमें सहयोग कर रहे थे। आपस में मिलकर, लोगों के साथ मिलकर, बिना 1 रुपया केंद्र सरकार, राज्य सरकार का लिए हुए आपसी सहयोग, जन सहयोग के द्वारा सेज ने अपना काम शुरू किया। और बात आई कोविड के दौरान, जब दुनिया बंद हो गई, तब हम इकट्ठा हुए और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। 2 लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्ची सिंह जी और हितैषी संस्था के डॉक्टर राणा जी। आपने भी हमारे साथ सहयोग किया। हमने 30 पार्टनर्स बनाए, 30 पार्टनर विद इन 7 डेज, अलग अलग हिस्सों में, 7 दिन 30 पार्टनर, और हमने काम किया, वही काम किया जो गवर्नमेंट कर रही थी। 10,000 प्लस लोगों तक हम पहुंचे। 750 प्लस रिमोट विलेजेस तक, जहां पर गाड़ी की सुविधा नहीं थी, जहां तक इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, जहां तक कोई नहीं जा सकता था, हमारे वॉलंटियर्स गए। आप गए अपने इलाके में, हितैषी संस्था अपने इलाके में गई, राणा जी अपने इलाके में गए, बच्ची सिंह जी अपने नैनीताल वाले इलाके में गए। इसी तरीके से गांव गांव में हम लोग गए। हमने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस लोगों को वैक्सीनेशन डोज सेज के सहयोगों के द्वारा लगवाई गई, जिसमें 300 प्लस लोगों ने भागीदारी, इंडिविजुअल्स, वॉलंटियर्स ने भागीदारी की और 0 कोविड डेथ हुई उन गांवों में जहां पे हमारे वॉलंटियर्स थे, कोई डेथ नहीं। इसमें सहयोग हमने जब स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर RCRC ग्रुप बनाकर एक उस ग्रुप के पार्टनरशिप के द्वारा किया गया। तो हमने एक ढांचा खड़ा किया, ऐसा ढांचा जो रोल मॉडल बन सके हम सबके लिए। सेज का ऑब्जेक्ट है कि इंडिविजुअल वर्क में होके, ग्रुप में वर्क हो, चेन बनाकर वर्क किया जाए और एक जो भावना हमारी है सेवा की, वो सेवा की भावना सभी लोग मिलकर करें। मैम टाइम होने वाला है बस। इसी तरीके से महिलाओं की आजीविका के लिए सेज के द्वारा समय समय पर अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लाइब्रेरी, अभी मैं एक लाइब्रेरी सर बात कर रहे थे लाइब्रेरी की, सेज लाइब्रेरी के लिए भी काम कर रही है। एक लाइब्रेरी देहरादून में बनने जा रही है, प्रेम नगर में एक लाइब्रेरी हम लोग डेवलप कर रहे हैं अभी, और वो भी इंडिविजुअल के सहयोग से
मैं विशेष तौर से सहयोग आभार प्रकट करना चाहूँगा डॉक्टर मीनाक्षी जोशी सीनियर IAS हैं उनका। उन्होंने हमें सहयोग किया प्रेम नगर में लाइब्रेरी डेवलप करने के लिए, और हम आप सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि दूसरी लाइब्रेरी हम लोग पिथौरागढ़ में एक डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम आपकी भागीदारी, आपका सहयोग चाहेंगे। और हमारा विजन फिर दोबारा से क्योंकि मैम बार बार इशारा कर रही है कि भाई छोड़ दे, जल्दी निकल ले। हमारा विजन है पार्टनरशिप, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ये मेरी आशा है। और चंद वाक्य मैं एक लाइन में और सेंटेंस अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूंगा। चाह नहीं मोतियों की तुझसे है खुदा, बस दिल में कुछ अरमा जगा दे। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा प्रणाम। मैं इंदिरा अधिकारी अल्मोड़ा से हूँ, मंडल, और मैं एपन और महिला सशक्तिकरण पे बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड माइग्रेशन की बात अल्मोड़ा आता है कार्य कर रही हूँ। अपने हैंड से 1007 विलेजेस का मैंने सर्वे किया था, जिसमें महिलाओं की नीड्स बेसिकली जैसे सिलाई, बिनाई, कढ़ाई और अदर हैंडीक्राफ्ट है हमारा, जूट, बैम्बू, रिंगाल और एपन, इन पे मैंने रिसर्च करके उनकी नीड्स देखी। उसके बाद अपनी हैंड से उन्हें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमारे सीडी जी हैं नवनीत पांडे जी, और अभी डीएम है वंदना सिंह एंड DIC डिपार्टमेंट, तो इन तीनों के सहयोग से काफ़ी अच्छा हमने प्रशिक्षण किया और बहुत अच्छी हमारी मार्केटिंग भी हुई। मेरे पर्सनल आइडल से जब मैं बाहर जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करके आए हैं, तो और व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन तरीके से कलारंभ आर्ट्स करके मैंने एक क्राफ्ट का पूरा MSME रजिस्ट्रेशन किया है 2020 में अल्मोड़ा आने पर, जो अभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें ऑल ओवर इंडिया से मिल रहा है। और हम उत्तराखंड की संपूर्ण क्राफ्ट को लेकर, जिसमें आप कहोगे ना एपन, लोग कहते हैं कि एपन है क्या, हमारी लोक कला, बस हम तीज त्योहार में कुछ चौकियाँ बना लेते हैं, कुछ गिफ्ट्स दे देते हैं, तो ये नहीं है। इस टाइम बहुत लंबा है, 1.5 से 2.5 घंटे का, आपको उसमें पूरा डिटेल मिलेगा कि कलारंभ ने कहाँ से शुरुआत की है, क्या विजन हम लेके चल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट और लैंगिक समानता को लेकर। तो इसी के साथ धन्यवाद, और SDG पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अवार्ड लेने यहाँ पहुँची हूँ आप लोग के सहयोग से, और सभी अवार्डीज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। या मेरा जो आंखों का वो है, ये सीधा सीधा हमारे फूड के साथ जो मजाक हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, उसका सीधा सीधा रिलेशन है। हम लोग हर चीज इलेक्ट्रिकली ग्राइंड कर रहे हैं, जो 70 से 75 डिग्री के बीच में होता है, और उसकी वजह से हमारा फूड न्यूट्रिशन लगभग 0 हो जाता है। इसलिए हमने वाटर प्रिजर्वेशन और पलायन और इन चीज़ों को वो करते हुए अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को इंडिया के वापस शुरू कर दिया है। और आज अगर आप घराट या पंचक्की आटा खाएंगे तो आपको केवी सिस्टम का नाम मिलेगा, क्योंकि हम मतलब अब हमको पंचक्की के नाम से ही जानने लगे, जबकि हम पानी के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से। हमारी जो कंपनी केवी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि जो भी मसाले हम लोग गर्म इनसे पिसवा लेते हैं चक्कियों से, या कंपनीज भी दे रही हैं, दे ऑल आर प्लेइंग विद आवर लाइफ। मैंने 2012 में आके इसीलिए खोली थी, तभी मैं इंडिया आया हूँ। 2015 में हमने इंडिया में आके कंपनी रजिस्टर की, और 17 से हम इंडिया में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन और ऑयल के फील्ड का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। उसके बाद में ट्रेडिशनल में आया हूँ हेरिटेज बिजनेस को, ताकि लोगों को समझ में आए कि अपने ही गांव में रह के हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं, और दुनिया में मतलब लोकल टू ग्लोबल हम जा सकते हैं उत्तराखंड से सीधा सीधा। और 2035 तक हम लोग अगर जिस तरीके से काम कर रहे हैं SDG और ये सब, मुझे लगता है कि हम लोग एक डेवलप्ड स्टेट बन जाएंगे। मैं उसी एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर, बेशक मैं इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड फर्म को रन करता हूँ, लेकिन हमारा मोटिव एक ही है कि हम 2035 तक अपने सारे ट्रेडिशनल वे में चलते हुए, जिनसे हम लोग वापस हो रहे हैं, कोई फिजिकली चैलेंज फूड की वजह से ना हो, वो हमारा एक मोटिव है। और दूसरा मोटिव यह है कि 2035 तक हमारा स्टेट फुल्ली डेवलप्ड हो जाए। थैंक यू। घर की आर्थिक स्थिति कुछ
सही नहीं थी, तो यूट्यूब के माध्यम से सर्वप्रथम मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। मैं हमेशा आज यहाँ इस मंच के उससे भी अल्मोड़ा प्रशासन का हमेशा से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने आज मुझे, जिनके सहयोग से मैं आज इस मंच में पहुँची हूँ, और VPKS के डॉक्टर के मिश्रा, जिनके सहयोग से मैंने मशीन उत्पादन का काम सीखा। और आज हम वैल्यू एडिशन, और मेरा एक सोसाइटी है हिंदी नेचुरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें मेरे साथ 26 महिलाएं हैं। और आज इस तरक्की का श्रेय मैं उन महिलाओं को भी देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, मुझ पे उस टाइम विश्वास किया जिस टाइम विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। तो थैंक्स टू रमा जी जो मेरे साथ आई हैं, और हमेशा आप लोगों का सहयोग, शासन का सहयोग, प्रशासन का सहयोग मेरे साथ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे संगठन का गांव का संगठन है, हम लोग NGO नहीं है, हम गांव का एक संगठन है जिसका कोई खाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसलिए जो पिछले कई वर्षों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, 92 से इसके एक तरह से हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसको पहचाना है सरकार ने। भुखमरी के खिलाफ हमारे संघर्ष को एक मंच दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आएंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे तो इस काम को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाते हैं जो कि प्लास्टिक को अल्टरनेट है एक, और ये डीकम्पोज अपने आप हो जाता है 6 महीने में मट्टी में जाने के बाद। और इसके साथ साथ इसमें हम एक बीज भी डाल के दे रहे हैं तुलसा जी का, और उसको जब ये मट्टी में चला जाता है तो वहाँ अपने आप एक पौधा उगाता है 6 महीने के अंदर अंदर। और ये प्लास्टिक का बहुत अच्छा अल्टरनेट है, और ये हम लोग इसको स्टार्च से बना रहे हैं, और इसकी कंपाउंडिंग भी हम लोग यहीं पे शुरू कर दिए हैं। और ये पहले इंपोर्ट होता था इसका रॉ मटेरियल, उसकी कंपाउंडिंग हम लोग यहाँ करते थे अपने स्टार्च के साथ। लेकिन अब हम जो इंपोर्ट कर रहे थे वो परसेंटेज घटा के हम लोग केवल 20% मटेरियल इंपोर्ट होता है, और 80% हम लोग यहीं पे डेवलप कर चुके हैं। और अब हम इतना कैपेबल हैं कि हम पूरे स्टेट को इसका रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन भी उस हिसाब से बढ़ा ली है, और अभी हम लोग इसको तमिलनाडु और अपना केरला और चंडीगढ़ 3 स्टेट में मुख्यतः सप्लाई कर रहे हैं। अपने स्टेट में हम प्रयासरत हैं कि इसको एप्लीकेबल करा जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। दिनेश गुरुरानी जी, आपसे शैलेश जी आराम से बैठ के और सबकी बात सुनी। हमारा मकसद यही था कि यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए, प्लस आप लोग भी आपस में जाने कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, एंड यही कोलैबोरेशन के स्पिरिट को आगे लेके जाए। अब मैं बंसर से अनुरोध करूँगी कि एक क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को हमने सुबह से हमने सुना, और निश्चित रूप से बड़ा ही प्रेरणादायक है। हम लोग तो पहले से समझ रहे थे, आप लोगों के प्रेजेंटेशन हमने शुरू में जूरी जब बैठी थी तो हम लोग थे ही, और सपोर्ट लगातार कर ही रहे थे। तो और आज अधिक सुनने को मिला। तो ये एक शुरुआत है, अभी तो ये ऐसा नहीं कि अब तो हो गया है, यहाँ से एक शुरुआत है। और हम लोग अक्सर यहाँ पर मिलते हैं, और निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के लिए, जैसे SDG गोलकीपर अवार्ड जो आज हुआ है, पहली बार प्रदेश में ये अनाउंस हुआ है, और ये हर साल ये अवार्ड चलेंगे, और नए नए लोग आएंगे, और ये जर्नी आगे चलती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग आज हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, अगर हम सब एक साथ मिल करके, जैसे हमारे साथी ने कहा भी था कि हम अपने सारे प्रयासों को एक साथ मिल करके अगर आगे करेंगे, तो निश्चित रूप से जो सेंटर का जो मेन मैंडेट है पॉलिसी प्लानिंग का, गुड गवर्नेंस का, तो सरकार को हम लोग सपोर्ट करते हैं इसी मामले में कि कैसे पॉलिसी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है, गुड गवर्नेंस के कैसे कैसे टूल्स हम आगे लेकर के चल सकते हैं। तो बिना आपके सहयोग से, मैं सुबह भी कह रहा था कि ये जो एम्बिशियस टारगेट्स हैं हमारे SDGs के, जिसमें हमने भुखमरी खत्म कर देनी है, कुपोषण खत्म कर देना है, गरीबी खत्म कर देनी है, और MMR IMR को बिल्कुल बहुत नीचे तक लेके आना है, तो बड़े एम्बिशियस टारगेट हैं 2030 तक। तो ये एम्बिशियस टारगेट सरकार केवल नहीं कर सकती। निश्चित रूप से हम लोग अगर सहभागिता से आपस में मिलजुल करके इन सब कामों को करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड राज्य को एक अच्छी पहचान बना सकते हैं, और हम इसमें और आगे कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी लोगों को मंच के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके बाद पोस्टर्स हमने 17 SDGs के पोस्टर्स बनाए हैं, तो मैं हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर लोगों को 27 लोगों को पोस्टर्स का एक बंच हम आपको देना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं आप क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो उसका आप जरूर यूज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।